आज के पेपर में आप सभी पक्का पास हो। तो नमस्ते बच्चों, सॉरी बच्चों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई। होली के कारण हम सुबह रिकॉर्ड नहीं कर पाए और अब रिकॉर्ड कर रहे थे तभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। इस वीडियो को देखने के बाद पक्का पास हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपके सारे यूनिट्स कर देंगे और उनमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी आपको करवा देंगे। आज के पेपर में आप सभी पक्का पास हो, तो इस वीडियो को अंत तक पक्का देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ना हमारा पहला यूनिट है ना, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, फर्स्ट यूनिट है। तो मैं कम लिखूंगा ताकि मैं ज़्यादा जल्दी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करवा पाऊँ। तो हमारा जो पहला यूनिट है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें से आपको 8 नंबर का काम आएगा टोटल। और 8 नंबर में क्या होंगे, 3 नंबर का तो एक आपको न्यूमेरिकल आ जाएगा, 3 नंबर में एक न्यूमेरिकल आ जाएगा, 3 नंबर में एक न्यूमेरिकल, 2 नंबर में फिर आपको एक न्यूमेरिकल, ठीक है। तो यानी कि आपको 5 नंबर का तो बस न्यूमेरिकल आएगा इसमें से, ठीक है। फिर ना 2 न्यूमेरिकल्स आएंगे एक एक नंबर के, 2 न्यूमेरिकल्स आएंगे एक एक नंबर के आपको, और उसके बाद एक थ्योरी क्वेश्चन आ जाएगा। ये आपको समझ आ गया आराम से। यानी कि टोटल कितने 7 नंबर के न्यूमेरिकल सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में से ही आएंगे। यानी कि आप इस चैप्टर में थ्योरी जो है वो छोड़ दीजिए, थ्योरी जो है वो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। बट आपका पेपर जो है वो आपके स्कूल के टीचर डिजाइन करेंगे, इसलिए मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ। वो ये है, जैसे कि मान लो इस चैप्टर को हम शुरू कैसे करेंगे, शुरू होगा मैटर से, कि मैटर होता है एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। अब मैटर में क्या है कि हमारे पास फिजिकली क्लासिफाई करेंगे, हम उसे केमिकली क्लासिफाई करेंगे। फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट आ जाएंगी। केमिकल क्लासिफिकेशन में हमें पता है कि वो प्योर सब्सटेंस और कंपाउंड आ जाएगा। प्योर सब्सटेंस में आ गया प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर आ जाएगा। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड आ जाएगा। एलिमेंट में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स आ जाएंगे। कंपाउंड्स में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आ जाएंगे। मिक्सचर में होमो और हेट्रो आ जाएंगे। ये बस एक ओवरव्यू है कि ये था। इसके बाद जो था डायरेक्टली वो थोड़ी बहुत बेसिक बातें करने के बाद डायरेक्टली हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर पहुंच जाते हैं कि हमारे पास चार पांच लॉज आते हैं, ठीक है। जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। ये जो दोनों लॉज हैं ये काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आपके टीचर ने थ्योरी क्वेश्चन डाला तो पक्का ये आपको दे सकते हैं। कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन of mass and law of a constant composition। तो हमारे पास दो चीजें हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। 2 नंबर में थ्योरी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। ये बस इतना था कि ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ अ प्रोडक्ट। तो ये आप याद रखिएगा। कांस्टेंट कंपोजिशन ये था कि अगर 2 एलिमेंट्स, ठीक है, मिलकर एक कंपाउंड बनाएंगे तो वो हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो बाय मास में एग्जिस्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप पानी कहीं से भी उठाइए, धरती पर किसी भी कोने से पानी उठाइए, पानी का फॉर्मूला H2O रहेगा और उसमें 1:8 रहेगी हमेशा। इन दोनों की बाय मास अगर हम रेशियो निकालेंगे तो ये कांस्टेंट कंपोजिशन था। उसके बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी वो ये थी कि कंपाउंड में नहीं, मिक्सचर में होमो और हेट्रो जो था, ठीक है। इनमें भी डिफरेंस पूछा जा सकता है कि होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस में डिफरेंस बता दो। तो होमो को आप पता है नेक्ड आई से नहीं देख सकते इजीली, जैसे, ठीक है, नमक को पानी में डाल देंगे तो वो होमोजेनियस सॉल्यूशन है, ठीक है। हेट्रो को इजीली हम देख सकते हैं, जैसे कि दालों का मिक्सचर, तो ये आपको पता है, तो ये दोनों आ सकते हैं। तो थ्योरी में बस इतना था। उसके बाद हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल के लिए चलते हैं। तो न्यूमेरिकल में जो सबसे पहली टाइप का न्यूमेरिकल आपको बन सकता है वो बन सकता है मोल कंसेप्ट से, या उससे भी पहले एक नंबर में अगर कोई न्यूमेरिकल बन सकता है तो वो बन सकता है सिग्निफिकेंट फिगर से। अब जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो हमें बताएंगे एक्यूरेटली कि एक्यूरेसी क्या है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यूज बता देंगे। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतनी ज्यादा एक्यूरेट हमारी वैल्यू होगी। जैसे कि मान लीजिए एक ये है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 2, ये है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 3, एक ये है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 4, ठीक है। तो एक सिग्निफिकेंट फिगर था, 2 सिग्निफिकेंट फिगर थे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे। अब जीरो की बात आती है। अगर जीरो पहले लगेगा, अगर मान लीजिए जीरो लग गया, जैसे कि मान लीजिए 3 है, ठीक है, तो मैं ऐसे लिख दूं 0 3 लिख दूं, या मैं 0 0 3 लिख दूं। अब एक ही डिजिट है जो हमें वैल्यू बता रहा है, ये वैल्यू 3 ही रहेगी, ये वैल्यू 3 ही रहेगी, ठीक है। तो इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है, पर ये 0 अगर पीछे लगा, जैसे कि मान लो 3 है, 3 के बाद 0 लगा, 3 के बाद 2 0 लगा दिए, 3 के बाद 3 0 लगा दिए, 303,000 आपको पता है। तो अब इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर 0 बीच में भी आ गया, जैसे मान लीजिए, ठीक है, 4.002, अब 0 बीच में आ गया, तो इसमें कितने ये काउंट होंगे बीच में, तो टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके बाद अगर मान लीजिए पहले आ गया 0, जैसे 0.052 है, तो अब इसमें क्या है, सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर माने जाएंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए ऐसे आया 23 आया, ठीक है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हमने ऐसा लिख दिया 23.0, मतलब हमने मेंशन किया है 0 को, तो इसमें काउंट किए जाएंगे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3। तो उसमें पक्का मिलेगा आपको ये क्वेश्चन एक नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर वाला। हर एक सैंपल पेपर में यही क्वेश्चन था। बोर्ड की साइट पर या पंजाब एजुकेयर की ऐप पर आप अगर जाकर देखोगे तो वहां पर आपको LPEs या मान लीजिए PM श्री नाम से कोई डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे 11th केमिस्ट्री के लिए। उन सभी में जो सैंपल पेपर्स दिए गए हैं वो आप अपने आप से जाकर देख सकते हो यूट्यूब के बिना भी। उन सभी में ये क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे आपको। तो ये था। इसके बाद आएगा मोल कंसेप्ट का न्यूमेरिकल। इसके बाद आपको किसका न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, मोल कंसेप्ट का। रुको 2 मिनट।
तो जो पहली टाइप का न्यूमेरिकल फर्स्ट यूनिट में से आपको पूछा जा सकता है वो मोल कंसेप्ट पर है। तो मोल कंसेप्ट में जैसे कि मान लीजिए एक पेयर यानी कि एक जोड़े में हमेशा 2 ही चीजें होंगी, ठीक है, एक ट्रिपलेट में हमेशा 3 ही चीजें होंगी, एक डजन में हमेशा 12 ही चीजें होंगी, वैसे ही एक मोल में हमेशा, एक मोल में ये कैलकुलेशंस के लिए हेल्प करता है हमारे, एक मोल में हमेशा 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। एक मोल में इतनी चीजें होंगी, इक्वल्स टू होगा ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए मैं आपको बोल दूं कि एक मोल इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, एक मोल इलेक्ट्रॉन है। अब इसका मतलब क्या है कि मेरे पास 6.022 into 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और सामने इलेक्ट्रॉन का मास लिख देंगे हम ग्राम्स में। अगर मान लीजिए मैं बोलता मेरे पास एक मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो मैं अब क्या लिखूंगा, मेरे पास 6.022 into 10⁻23 हाइड्रोजन हैं और एक हाइड्रोजन का मास, जी देखिए अगर मेरे पास सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, तो अगर मैं उसका मास लिखूंगा तो वो लिखा जाएगा 1 यू। पर अगर एक मोल हाइड्रोजन का मास लिखेंगे तो यू की जगह जी लगा देंगे, ग्राम लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा 1 ग्राम। तो ये हमारा नॉर्मली मोल कंसेप्ट था। अब आपको सुबह पेपर में क्या पूछा जा सकता है, ये कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके दिखाइए। हर एक सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन था। अभी आपको बताया था ना कि 2 न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे आपको। एक था जैसे एक सिग्निफिकेंट फिगर वाला 1 नंबर में आ गया, दूसरा नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने वाला भी 1 नंबर में आ सकता है। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको कैलकुलेट करने हो तो आप नॉर्मली गिवन मास जितना आपको दिया गया है बटा उसका मॉलिक्यूलर मास लिख दीजिएगा, आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया गया है कि 6 ग्राम ऑफ कार्बन है, ठीक है, 6 ग्राम ऑफ कार्बन है, इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके बताइए। तो 6 ग्राम ऑफ कार्बन, जैसे कार्बन का गिवन मास 6 दे दिया, कार्बन का गिवन मास 6 दे दिया बटा टोटल मास जो है कार्बन का वो कितना है 12, टोटल मास नहीं मॉलिक्यूलर मास जो है कार्बन का वो कितना है 12। तो गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास अगर हम लिखेंगे तो वो आएगा 1/2 यानी कि 0.5। तो ऐसे हम नंबर ऑफ मोल्स जो है वो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ऐसे ही कोई और एग्जांपल मैं आपसे पूछूं, या बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए चलिए, अब जैसे ये एक क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये कई बार 11th के फाइनल एग्जाम में पूछा गया है। ये है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करके दीजिए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला केस दिया गया है 52 मोल ऑफ आर्गन, यानी कि 52 मोल ऑफ आर्गन में कितने एटम्स होंगे। आपको क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ एटम्स पूछा जा रहा है। अब आप देखिए, अभी मैंने आपको बताया था एक लाइन से आपके सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। आप ऐसा लिख दीजिएगा 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 into 10⁻23। बच्चों मैं ना रात सोया नहीं था ढंग से, और हम सारा दिन से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे, और मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह थक चुका हूँ, तो इसलिए मुझसे ढंग से बोला नहीं जा रहा, पर शायद आपको समझ आ रहा होगा। इस वीडियो में आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। आने वाली वीडियोज़ में आपको ऑडियो वीडियो क्वालिटी अच्छी मिलेगी और कंटेंट भी अच्छा मिलेगा। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, पक्का पास है, सारे क्वेश्चन करवा देंगे इसी में। तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23। एक मोल में इतने पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, और सामने होगा ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये आपको बता दिया। अब आपको क्या पता, आपको पता 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। अगर मैं बोल दूं 1 मोल ऑफ आर्गन के 1 मोल में पार्टिकल्स पूछे तो 6.022 into 10⁻23 इतने पार्टिकल्स होंगे। जैसे आपको बताया था कि 1 मोल ऑफ आर्गन में 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे, यानी कि 1 मोल ऑफ आर्गन में इतने पार्टिकल्स हैं, तो पक्का 52 मोल ऑफ आर्गन में मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि 1 रुपए की 10 चीजें आएंगी, तो 10 रुपए की आप 10 गुना 10 100 चीजें आएंगी, जैसे यूनिटरी मेथड से करते थे वैसे ही। तो 1 मोल ऑफ आर्गन से इतने पार्टिकल्स मिलेंगे, तो 52 के लिए क्या करेंगे, 52 मोल के लिए गुना करवा देंगे 52 से, 52 into 6.022 into 10⁻23। आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा। 20 मोल में बताइए तो 20 गुना, ठीक है, 20 गुना कर देते हैं, ऐसे हम निकाल लेंगे। दूसरा हमें पूछा गया है कि 52 यूनिट ऑफ हीलियम है। अब मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था, अगर पीछे ग्राम लगा तो पक्का मोल्स की बात है, अगर पीछे यू लगा, यूनिट लगा, एटॉमिक मास यूनिट, तो मतलब सिर्फ एक सिंगल एटम या मॉलिक्यूल की मास की बात की जा रही है। जैसे मैं आपको दोबारा समझाऊं तो मान लीजिए पानी है, ठीक है, तो हाइड्रोजन के कारण वेट 2, ऑक्सीजन के कारण वेट 16, तो 18 बनेगा। अगर एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो 18 यूनिट आएगा, और अगर एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो 18 यू आएगा, और अगर एक मोल की बात करेंगे तो 18 ग्राम आएगा। आप सोच कर देखिए, आप 18 ग्राम पानी में इतने पार्टिकल्स तो होंगे ही, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। 52 यूनिट पूछे। अब आप देखिए 4 यूनिट हीलियम से, जैसे कि हीलियम का एटॉमिक मास होगा 4 यूनिट, तो 4 यूनिट हीलियम से क्या होगा, एक एटम बनेगा हमारा, ठीक है। अब देखिए इधर मैं 13 से मल्टीप्लाई करवा दूं, उधर मैं 13 से मल्टीप्लाई करवा दूं, तो 13 गुना 4 यूनिट, उधर 13 गुना एक एटम, तो 52 यूनिट मास से क्या बनेंगे, 13 एटम्स बनेंगे, किसके, हीलियम के, ठीक है। तो हीलियम के 13 एटम्स बनेंगे। तो शायद आपको ये समझ आ गया। अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, आप बस 11th में पास हो जाइए, 12th में सारा कमबैक हम कर लेंगे आपका, ठीक है। अब वीडियो हमें बहुत जल्दी बनानी पड़ रही है, तो हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें स्किप कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद था 52 ग्राम ऑफ हीलियम। अब देखिए ये अलग हो गया, यूनिट वाला नहीं है, ग्राम बोल दे तो पक्का मतलब मोल, यानी कि यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन नहीं लिखी मोल वाली, क्योंकि यूनिट पूछा गया था, एटम्स की बात कर रहे हैं नॉर्मली, ठीक है। 4 यूनिट से एक एटम बनेगा, 8 यूनिट से 2 एटम्स बनेंगे, 16 यूनिट से 4 एटम्स बनेंगे, 32 यूनिट से 8 एटम्स बनेंगे, जैसे 52 यूनिट से 13 एटम्स बनेंगे। नॉर्मली हमें समझ आ गया। 52 ग्राम से कैसे कैलकुलेट करें, अब ध्यान से समझिएगा। एक मोल है जो, उसमें कितने होंगे, 6.022 into 10⁻23। हीलियम की बात करेंगे तो सामने हीलियम का मास आएगा, तो हीलियम का मास 4 ग्राम लिखा जाएगा, क्योंकि मोल्स की बात हो गई। तो 4 ग्राम में इतने पार्टिकल्स है, समझ आ गया आपको। 4 ग्राम में इतने पार्टिकल्स है, 52 ग्राम में पूछा तो इधर 13 से मल्टीप्लाई करवा दो, इधर 13 से
मल्टीप्लाई करवा दो, समझ आ गई। 52 ग्राम में इतने आइटम्स आएंगे, फिर 13 टाइम्स ऑफ दिस, ये हम आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। मैं कैलकुलेट करके नहीं दिखाऊंगा आपको, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। आगे हमें काफी क्वेश्चन वो आपको मोल कंसेप्ट का आ सकता है। और दूसरा न्यूमेरिकल जो है वो 3 नंबर में आपसे इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो था, मतलब परसेंटेज कॉम्पोजिशन, उनमें से पूछा जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन बता देता हूँ कि क्या है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, वो मान लीजिए 3 चीजों से बना है, ए से, बी से और सी से। तो मान लीजिए ए 60% है, ठीक है, बी 30% है और सी 10% है। यानी कि कोई चीज किन चीजों से मिलकर बनी है और कितना कितना परसेंट मिलकर बनी है, उसे हम बोलते हैं कॉम्पोजिशन, या हम बोल सकते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो ये शायद आपको समझ आ गई। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमें समझ आ गई, इसी के ऊपर है। अब हमारे पास 2 चीजें हैं आगे, एक को हम बोलेंगे इंपेरिकल फार्मूला और एक को हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अब इंपेरिकल फार्मूला से हमारा क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए अब मैं आपको बेंजीन का फार्मूला बताता हूँ, C6H6, ये हमारा बेंजीन का फार्मूला होता है। तो ये बेंजीन के मॉलिक्यूल का फार्मूला है। स्ट्रक्चर लिखेंगे तो बेंजीन की स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी, सबको पता होगी। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला था। अब हम क्या करेंगे, CH लिख देंगे, मतलब 6:6 को कट कर देंगे 1:1 में, ठीक है। तो यानी कि ये 6 था तो 1 आ गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा इंपेरिकल फार्मूला, यानी कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला था। एटम्स को होल नंबर रेशियो में कट करने के बाद जो चीज बनेगी, जो फार्मूला बनेगा, वो होगा हमारा इंपेरिकल फार्मूला। सिंपली अगर मैं मान लो बताऊं आपको, जैसे कि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O2 है, तो इसका इंपेरिकल फार्मूला जो होगा वो बनेगा HO। उसके बाद जैसे मान लीजिए, ठीक है, कि हमारे पास C2H4 है, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब मान लीजिए इंपेरिकल फार्मूला लिखेंगे तो CH2 बनेगा। तो शायद आपको ये आराम से समझ आ गया कि इंपेरिकल फार्मूला क्या है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। अब आपको एक सिंपल सी चीज़ और समझनी है, ठीक है, कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, उसके हिसाब से जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। तो चाहे हम इंपेरिकल फार्मूला में लिखें, चाहे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला में लिखें, टोटल मास मॉलिक्यूल का सेम रहेगा। तो एक सिंपल सी एक ना इक्वेशन बनती है, उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर, जैसे फॉर्मूला मास इज इक्वल टू n टाइम्स इंपेरिकल फार्मूला मास। मैं ना प्रॉपर पूरा इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, क्योंकि आज आपका पेपर है, तो समझ आ रहा है आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल आएगा, आप कर दीजिएगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इज इक्वल टू n टाइम्स इंपेरिकल फार्मूला मास। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे ये बेंजीन का केस हम उठाते हैं, एक कार्बन का जो मास होगा वो होगा 12, एक कार्बन का मास 12, हमारे पास 6 कार्बन है, एक हाइड्रोजन का मास 1, हमारे पास 6 हाइड्रोजन है। तो कितना हो गया, 78 ग्राम्स या यूनिट्स वेट होगा किसका, बेंजीन का, ठीक है। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना है, 78, 78 आया, ठीक है। अब एम्पिरिकल फार्मूला, ये उसका एम्पिरिकल फार्मूला है, ठीक है। तो एम्पिरिकल फार्मूला में एक कार्बन, उसका मास कितना 12, एक हाइड्रोजन, उसका मास कितना 1, तो 13। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास आया 13। अब n कितना होगा, आप सोचिए, 13 6 13। तो ये सही है, यानी कि n इस केस में क्या है, 6। और आप देखिए वो रेशो जिस पर आपने कट किया था, जैसे 6:6 पर आपने कट किया था, n 6 था, तो यहाँ पर n 6 है, तो आपको n भी समझ आ गया कि क्या है। तो एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला समझ आ गया। अब इसका जो न्यूमेरिकल बनेगा वो कैसे बनेगा, मैं लिखता हूँ। तो ये न्यूमेरिकल जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास वाले के कंसेप्ट से पूछा गया है आपसे। तो देखिए इसमें जो स्टेटमेंट है उसमें ये कहा गया है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब उसमें पक्का कार्बन और हाइड्रोजन होगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड में होते हैं। तो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 78, ठीक है, ये 78 है बच्चों, क्या है 78। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 78 एंड इट्स परसेंटेज कॉम्पोजिशन इज 92.4% कार्बन। यानी कि इसकी जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो मैंने आपको पहले समझाई थी वो कितनी है, 92.4%, यानी कि उसमें ऑलमोस्ट 92% तो कार्बन ही है और 7.6% हाइड्रोजन है। अब हमें उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है कंपाउंड का वो कैलकुलेट करना है। तो आपको बस ये टेबल याद करना है और कुछ नहीं। सबसे पहले आप एलिमेंट लिख दीजिएगा, उसके बाद परसेंटेज लिख दीजिएगा, ये तो दिए ही गए होंगे क्वेश्चन में। एटॉमिक मास आपको पता ही होगा पहले 20-30 एलिमेंट्स का, तो ये भी आप आराम से कर लोगे। फिर मोल्स ऑफ एटम्स कैलकुलेट करेंगे, वो मैं बता दूंगा कैसे कैलकुलेट करेंगे। मोल रेशो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, इतने में हम कर देंगे, ठीक है। इससे आएगा क्या हमारे पास, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में अगर कोई मॉलिक्यूल होता है तो वो उसका एम्पिरिकल फार्मूला बनता है, यानी कि इस टेबल से हम एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लेंगे और n निकाल लेंगे। अब देखिए आगे मेरी बात सुनिए। अब जैसे एलिमेंट इसमें क्या क्या दिए गए हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, तो लिख दिए, कार्बन लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया। कार्बन की परसेंटेज कॉम्पोजिशन कितनी है, 92.4% परसेंटेज कॉम्पोजिशन है कार्बन की। उसके बाद 7.6% परसेंटेज कॉम्पोजिशन है किसकी, हाइड्रोजन की। यानी कितने परसेंट है, आप तो अगर मान लीजिए मैं आपको समझाऊँ, ऐसा ही लिखना है एग्जाम में, 100 ग्राम है मान लीजिए मॉलिक्यूल आपका, 100 ग्राम मॉलिक्यूल है तो मतलब 92.4 ग्राम कार्बन है उसमें, ठीक है, और 7.6 ग्राम यानी कि 7.6 ग्राम हाइड्रोजन है। तो ये लिख दिए, ये परसेंटेज आ गया उनका, ठीक है। परसेंटेज मास, परसेंटेज उनकी आप मान लीजिए। एटॉमिक मास, अब देखिए कार्बन का एटॉमिक मास सबको पता है 12, मैंने ही बोल दिया वीडियो में कितनी बार। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमें पता है 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। कितना मास दिया गया है बटा टोटल मास है कितना, तो इतना मास तो आपको दिया गया है, क्योंकि हमने मान लिया कि मान लीजिए कंपाउंड 100 ग्राम है, ऐसा मानना होता है केमिस्ट्री में। तो गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास जब हम करेंगे, यानी कि 92.4/12 हम करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 7.7 आएगा। सेम इसी तरह इसमें करेंगे कि गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, तो ये गिवन मास है 7.6 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना है 1, तो ये आ गया 7.6। तो अब देखिए, तो एलिमेंट कार्बन है, हाइड्रोजन है, परसेंटेज आपको दी गई है, एटॉमिक मास आपको दिया गया है, मोल्स ऑफ एटम्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। मोल रेशियो
तो मोलर रेशियो क्या होगी कि आपको जो बड़े हैं, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर कितने मोल, छोटा नीचे रखिएगा, ठीक है, 7.7 बाई छोटा नीचे रखिएगा, सबको बताया छोटा नीचे रखिएगा, दोनों में से छोटी वैल्यू नीचे रखिएगा, यानी कि मान लीजिए अगर यहाँ पर 3 वैल्यूज आती है तो सबसे छोटी वैल्यू आप यहाँ रखोगे, ठीक है, रेशियो निकालेंगे, ये अप्रॉक्सीमेटली 1 ही मान सकते हैं हम, यहाँ पर 7.6 है, ये तो दिया ही गया है, और सबसे इन दोनों में सबसे छोटी वैल्यू यही है, तो यही लिख देंगे नीचे 7.6, ये भी ऑलमोस्ट 1 ही आएगा, यानी कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो है इनकी वो 1 ही बन रही है। तो इनका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला बनेगा, यानी कि इनका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला बनेगा, वो एम्पिरिकल फॉर्मूला इनका क्या आएगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज 1:1। ये बंद कर दीजिएगा ऐसे टेबल, ओके, ठीक है, ऐसे ढंग से कर दीजिएगा, थोड़ा टेबल देख कर नंबर मिल जाएंगे आपको। द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज 1:1। सो देयरफॉर द एम्पिरिकल फॉर्मूला इक्वल्स टू इज या नॉर्मली इज CH। तो इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, चलिए अब इसके बाद आपको बताया था कि एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे, पूरा लिख दीजिएगा पेपर में। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकालेंगे, इसका मास 12, हाइड्रोजन का मास 1 यानी कि 13, ठीक है। अब क्या है, हमें पता है, ठीक है, हमें दिया गया है, देखिए पता नहीं, ध्यान से देखिए, हमें दिया गया है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 78। तो 78 तो हमें दिया गया है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हमें पता है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास जो है वो हमें दिया गया है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास हमारा कितना है, 78। और मैंने ना थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास वो कितना होगा, n टाइम्स एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो n कैसे निकालोगे आप, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से। तो n हमारा कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास यानी कि 78, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास यानी कि 13, तो ये आप कट करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी है, 6, यानी कि ये जो है 6:6 पर काटे गए थे। तो ये जो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला है, यानी ये जो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला है इनका, वो क्या है, वो है C6H6। तो यही तो हमें कैलकुलेट करना था, डिटरमिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। अब मान लीजिए कोई चौथी चीज़ दी गई थी, तीसरी चीज़ दी गई थी, ऑक्सीजन दे दिया था यहाँ पर, मान लीजिए क्वेश्चन कोई और आ गया, स्टेटमेंट कोई और आगे आएगी, इनमें से या मोलैरिटी में से आ जाएगी, ठीक है। तो मान लीजिए ऑक्सीजन दे दिया, तो इनकी परसेंटेज तीनों की मिलाकर 100 बनेगी, तो ये 3 वैल्यूज आएंगी, मास लिख दोगे, ठीक है, गिवन मास में मोलर मास लगा दोगे, ये आ जाएगा। उसके बाद तीनों में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, इसके नीचे वो छोटी वैल्यू, इसके नीचे वो छोटी वैल्यू, इसके नीचे भी वो सबसे छोटी वैल्यू, सबको समझ आ गई। जैसे मान लो यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 6 आया, ठीक है, तो 4/3, 3/3, 6/3, शायद आपको समझ आ गई, सबसे छोटी वैल्यू नीचे। तो यहाँ पर आपको एक रेशो मिलेगी। अगर मान लो ये कट सकती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 और 4 आया, तो यहाँ पर कट के क्या आ जाएगा, 1:2। मान लीजिए यहाँ पर 2 और 4 आया, तो उसे काट कर क्या लिख देंगे, 1 और 2, यानी कि जितना कटिंग पॉसिबल है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में उतनी, तो आपके पास ये रेशो आ जाएगी। इनसे जैसे मान लीजिए यहाँ पर रेशो 1:2, तो मतलब आप CHO2 लिखेंगे, ठीक है, समझ आ गई आपको। तो ऐसे एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया गया होगा, n की वैल्यू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास व एम्पिरिकल फॉर्मूला मास होगी तो हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो फिर वो n यहाँ पर पुट करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा हमारा आराम से। हम और अच्छे आपको समझा सकते थे, पर ना टाइम बहुत कम है, इसके बाद भी न्यूमेरिकल भी करने हैं हमें। बच्चों, हम मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल देख चुके हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला यानी कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो है बोला नहीं जा रहा, थक चुके हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो है उसके न्यूमेरिकल्स देख चुके हैं। उसके बाद हम करेंगे लास्ट हमारी जो मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स बचते हैं। अब आप देखिए हमारे पास एक चीज़ आती है स्टोइशियोमेट्री। वो बेसिकली आपको बता दूं कि स्टोइशियोमेट्री क्या है, ठीक है। जैसे ना हर चीज़ का साइंस होता है, जैसे हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वैसे ही मान लीजिए कि केमिस्ट्री की एक छोटी सी ब्रांच है जिसमें नॉर्मली हम बात करते हैं रिएक्शंस के बारे में, कि रिएक्शंस को लिखना कैसे है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये मिलकर सी बना देंगे, तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये बात स्टोइशियोमेट्री हमें सिखाती है। इनकी स्टेट क्या है, मान लीजिए गैस स्टेट में है, ये लिक्विड में है, ये सॉलिड में है, या क्या ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्या कोई टेम्परेचर लगेगा, क्या कोई प्रेशर लगेगा, कोई कैटलिस्ट लगेगा, मतलब एक रिएक्शन के बारे में जितनी भी पॉसिबल बातें हो सकती हैं वो सारी की सारी स्टोइशियोमेट्री में हम करते हैं। तो स्टोइशियोमेट्री ये थी। स्टोइशियोमेट्री के बाद एक लिमिटिंग रिएजेंट आता है, वो एक बार आप स्किप कर दीजिए, ठीक है। हो सकता है कुछ स्कूलों में पूछा जाए, पर इतना टाइम नहीं है, वो नहीं आएगा, आपको छोड़ दीजिए वो। अब आप सुनिए मेरी बात है। अब हमारे पास आएगा जो सॉल्यूशन का कंसेप्ट है, ठीक है। सॉल्यूशन हमें पता ही है, जैसे मान लीजिए घोल हम बोलते हैं नॉर्मली कि पानी में नमक डाला तो सॉल्यूशन बन गया, वो एक सॉल्यूशन है। जैसे मान लीजिए हम कलर कर रहे हैं, नॉर्मली पेंट बोलते हैं हम घर पर, गेट के ऊपर जो हम करते हैं नॉर्मल नैरोलेक वाले पेंट्स, तो उनमें हम तारपीन का तेल या पेट्रोल या डीजल डालते हैं, तो वो हमारे पास एक सॉल्यूशन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो है, या हमारा मान लीजिए ब्लड एक तरह से, उसमें आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, जैसे चीज़ें मिलकर एक चीज़ बना रही है, तो वो सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन को मिलकर बनाने, जैसे सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स हुज कंपोजिशन कैन बी वेरिड विद इन लिमिट्स। अब हम ज़्यादा डेफिनेशन पर नहीं जाएंगे, पर इसमें एक नाम आया होमोजेनियस मिक्सचर है, यानी कि इक्वली चीज़ें आराम से मिक्स हो जाएंगी, इसमें यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगी, यानी कि ऐसा नहीं होगा कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है। जैसे कि मान लीजिए आपने पानी में शुगर मिक्स कर दी, पानी पिया, तो
पानी मीठा लगा। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर बाद आपने पिया, आधा गिलास किसी को दिया, आधा गिलास किसी को दिया, दोनों को अलग अलग टेस्ट आया, ऐसा नहीं होगा, दोनों को इक्वल टेस्ट आएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। जितनी शुगर इस सेक्शन में है पानी के, उतनी शुगर इस सेक्शन में, मतलब ग्लास में से कहीं से भी बीच में से अगर पानी उठाना पॉसिबल हो तो सेम टेस्ट आएगा शुगर का। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। और आया टू एंड मोर कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स, 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स यानी कि पार्ट्स या हिस्से। तो सॉल्यूशन 2 या 2 से ज्यादा हिस्सों से मिलकर बनता है। तो जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें हम 11th 12th में बाइनरी सॉल्यूशंस पढ़ते हैं, उसमें 2 ही कंपोनेंट होते हैं। जो ज्यादा होता है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए पानी। जो कम होता है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए नमक। ये आपको समझ आ गया। सॉल्वेंट को हम ए से लिखेंगे, सॉल्यूट को हम बी से लिखेंगे, ताकि आपको याद रह जाए। अब क्या है कि मान लीजिए जैसे मैंने आपको शुगर की एग्जांपल दी, मान लीजिए पानी था, पानी में हमने शुगर डाली तो पानी मीठा हो गया, पानी में चीनी डाली पानी मीठा हो गया। तो पानी कितना मीठा है, कम मीठा है या ज़्यादा मीठा है? अगर हम नॉर्मली ऐसे बोलेंगे ना कि कम मीठा है या ज़्यादा मीठा है, तो इसे हम बोलेंगे कि हमने क्वालिटेटिवली बताया है। पर हमें एक्जैक्टली बताना हो, परसेंटेज कंपोजिशन में जैसे न्यूमेरिकल किया था ना कि इतने % कार्बन है, ऐसे एक्जैक्टली बताना हो कि इतने पानी में इतने % शुगर है। तो उसके लिए यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन आती हैं, उसमें कई सारी चीज़ें हैं, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, कई सारी चीज़ें। पर जो सबसे ज़्यादा 2 ज़रूरी है वो है मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनमें एक है मोलैरिटी एंड एक है मोलैलिटी। तो हमारी जो मोलैरिटी है उसे हम कैपिटल M से लिखेंगे, मोलैलिटी को स्मॉल m से लिखेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला होगा NB। NB मतलब देखिए, N मतलब नंबर ऑफ मोल्स, B यानी कि सॉल्यूट, NB यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंटायर सॉल्यूशन आएगा यहाँ पर, ठीक है, एंटायर सॉल्यूशन। अब ये मैं ml में उठा रहा हूँ, इन ml, तो गुना में क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे, ठीक है। तो ये है हमारी मोलैरिटी। उसके बाद मोलैलिटी की अगर हम बात करेंगे तो मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। जैसे सॉल्वेंट है ना, गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इन ग्राम्स इनटू 1000। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों हमने फॉर्मूलाज उनके देख लिए। अब एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है बोर्ड्स में या नॉर्मल आपकी क्लास में, वो ये है कि आउट ऑफ बोथ, मतलब मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों में से सबसे ज्यादा अच्छा कौन है या कौन इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर से। अब देखिए, जो मोलैरिटी है ना वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। अब आपको पता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जैसे मान लीजिए कोई गर्मी होगी तो गैस फैलेगी, ठीक है, सर्दी होगी तो चीज़ें सिकुड़ेंगी, ठीक है। तो टेम्परेचर के चेंज होने से वॉल्यूम चेंज होती है, तो वॉल्यूम के चेंज होने से मोलैरिटी चेंज होगी, यानी कि ये जो मोलैरिटी है कैपिटल M, ये टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है, होगी डायरेक्टली, क्योंकि वॉल्यूम चेंज होगी। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी, ठीक है, तो मोलैरिटी घटेगी, यानी कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, ठीक है। बाकी हम बाद में आराम से देख लेंगे कि टेम्परेचर के चेंज होने से मोलैरिटी जो होगी। उसके बाद जो मोलैलिटी है, अब वो तो वेट पर डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए वॉल्यूम है वो कम ज़्यादा हो सकती है टेम्परेचर की कम ज़्यादा होने से, ठीक है, पर वेट कम ज़्यादा नहीं होगा टेम्परेचर के कम ज़्यादा होने से, तो ये चेंज नहीं होगी विद टेम्परेचर। तो मोलैरिटी हैज़ वन डिसएडवांटेज। तो मोलैरिटी की एक कमी है कि मोलैरिटी टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज होती है, पर मोलैलिटी टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज नहीं होती है। अब एक एक्स्ट्रा बात जो आपको बता दूं, अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है और आपको टेम्परेचर कांस्टेंट है और इन दोनों में से एक उठाना है, तो मोलैरिटी उठाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर चॉइस हो हमारे पास तो हम मोलैरिटी उठाएंगे, और चॉइस ना हो, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ये चेंज हो जाएगी, तो ये नहीं उठाएंगे। तो आपके पास एक क्वेश्चन भी आता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर से हमारा मतलब है कि किस चीज़ पर टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़ता, तो मोलैलिटी पर फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर से। रिटी मत लगा देना, वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो मोलैलिटी पर टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़ता, इस पर पड़ता है, ठीक है। तो ये था। अब इसमें मोलैरिटी में न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाएंगे वो हम आपको करवाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं नॉर्मली आपको बता दूं कि मैंने आपको बोल दिया कि मेरे पास क्या है मान लीजिए मेरे पास है कोई, मान लीजिए जैसे मेरे पास NaOH है, ठीक है, मैंने बोल दिया ये मेरा सॉल्यूट है, ठीक है। मैंने ना इसे 250 ग्राम पानी में डिजोल्व किया, 250 ml पानी में, 250 ml पानी में मैंने इसे डिजोल्व किया, घोल दिया है, और मैंने आपको इसका वेट दे दिया है 2.46 ग्राम, ठीक है। 2.46 ग्राम मैंने आपको NaOH का वजन दे दिया, गिवन वेट है, ये जो मैंने दिया है वो गिवन वेट है, और इतने पानी में मैंने इसे डिजोल्व किया। तो मैंने आपसे पूछ लिया कि बताइए मोलैरिटी क्या होगी सॉल्यूशन की। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, NB नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। गिवन मास कितना है 2.46 से 2.46 है, ठीक है, 2.46 बाय मोलर मास जो है उसका मोलर मास, जैसे सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो 24 और 16 कितने हो गए 40, ठीक है। सभी का निकाल लोगे आप जो देंगे आपको, तो 40 ग्राम होगा। अब आप इसे कैलकुलेटर पर जब सॉल्व करोगे, ठीक है मैं कैलकुलेटर पर आपको सॉल्व कर देता हूँ, और वहाँ पर ले जाइएगा आप। सोए नहीं है रात से, दिमाग कम काम कर रहा है बच्चों, ठीक है। 2.46 डिवाइड 40, तो ये आपके पास आएगा 0.0615। तो ये है हमारा नंबर ऑफ मोल्स आ गए सॉल्यूट के, गिवन मास बाय मोलर मास, ये हमने कर दिया। उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम तो हमें ml में ही लिखनी थी, 250 ml दी गई है, यानी कि ऊपर क्या नंबर ऑफ मोल्स कितने 0.0615 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है 250 ml, ठीक है। गुना क्या करना है 1000। नॉर्मली फॉर्मूला में वैल्यूज तो पुट किए, सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल है मोलैरिटी के, तो इसमें क्या जाएगा देखिए 0 से 0 काट देंगे, ठीक है, और जहाँ 2 डिजिट्स हैं
तो ये यहाँ पर आ जाएगा 6.15/25। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे, आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर सही आ जाएगा। 6.15 डिवाइड 25, तो ये आपके पास 0.246 आएगा। इतना आएगा। मैं डायरेक्टली भी सॉल्व करके देख लेता हूँ, कहीं मैं गलत ना कर दूँ, सोया तो हूँ नहीं मैं, तो कई बार बस कैलकुलेटर में सही से हो जाती है, कई बार वैसे नहीं होगी। बाई इंटू 1000 टू डिवाइड, सही आंसर है। कैसे भी सॉल्व करोगे ऐसे ही आएगा, मतलब डायरेक्टली सॉल्व कर लोगे कैलकुलेटर से तो भी ऐसे ही आएगा। तो मोलैलिटी पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और रिलेटिव पर भी क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। अगर ये तीनों ही नहीं आए, जैसे मोल कंसेप्ट नहीं आया, एम्पिरिकल फार्मूला वाला नहीं आया, मोलैलिटी वाला नहीं आया, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन वाला आ सकता है। वो कैसे आ सकता है? जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक फार्मूला देता हूँ, जैसे कि C6H12O6, ठीक है। ये आप बताइए कमेंट करके कि किसका फार्मूला है। क्या ये ग्लूकोज का फार्मूला है? क्या ये फ्रक्टोज का फार्मूला है? क्या ये सुक्रोज का फार्मूला है? क्या ये माल्टोज का फार्मूला है? ठीक है, तो आप बायो वाले हो तो आप बता दीजिएगा, हम तो मैथ वाले हैं तो हमें बायो आती नहीं है ज़्यादा। तो अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन बता दीजिए कार्बन की। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकालेंगे? जिस चीज़ की पूछी जाए उसका मास बाय टोटल मास इंटू 100 कर दीजिएगा। कार्बन की पूछी गई, पहले तो सारे मॉलिक्यूल का मास निकाल लीजिएगा। अब हमारे पास 6 कार्बन है, एक का मास होगा 12, ठीक है। अब हम प्लस करेंगे, हमारे पास 12 हाइड्रोजन है, एक का मास होगा 1। अब हमारे पास कितने हैं? 6 ऑक्सीजन है, एक का मास होगा 16, ठीक है। तो 72 और 12 और ये कितने होंगे? 96, ठीक है। अब आप जब इन्हें ऐड करेंगे तो 2 to 4 और ये तो पूरे हो गए 100, यानी कि 180, 180 आएगा। तो इसका जो मास होगा वो कितना आएगा? 180 आएगा, ठीक है। इसका जो मास होगा बच्चों वो कितना आएगा? 180। तो ये इसका मास आ गया। इसके बाद क्या है कि मान लीजिए कार्बन का पूछ लिया आपसे, ठीक है, कि कार्बन की परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताओ, तो आप क्या लिखोगे कि मास ऑफ कार्बन बाय टोटल मास इंटू 100, ठीक है। अब मास ऑफ कार्बन का मास कितना है? 72। इस मॉलिक्यूल में कार्बन का मास कितना है? तो 72 है, बाय टोटल मास कितना है? 180 इंटू 100। अब मान लीजिए जब आप इसे कैलकुलेटर पर सॉल्व करोगे, (72) इंटू 100 डिवाइड 180। हाँ मैं बहुत स्लो सॉल्व करता हूँ पर कोई बात नहीं। तो 40 आया इसका आंसर। कितना है? 40। अगर नॉर्मली काटेंगे तो 100 था, तो ये गए कट गया, ठीक है। ये किसके पहाड़े पर कट सकते हैं? 12 के, नहीं 12 के भी कट सकते हैं, 6 के भी कट सकते हैं। 12 छिक्का 72 और 12 तिया, ठीक है। ये काटोगे आप तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 ये 0 काटते थे 40 ही आने वाला था। बिना कैलकुलेटर के भी कर सकते हो आप मेरी तरह, ठीक है। दिमाग मत लगाइएगा ज़्यादा, कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिएगा, पेपर में दिमाग कम ही चलता है हमारा 3 घंटे में। तो ऐसे भी आपको न्यूमेरिकल्स जो है वो आ सकती हैं। तो बस सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में से इतना ही बहुत है, यही आपको बस पूछा जाएगा। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और इसमें से भी हमें 7 नंबर का काम आएगा। इसमें से 7 नंबर का काम आएगा। 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल होगा, 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल होगा और एक थ्योरी क्वेश्चन होगा आपको 2 नंबर का। अब मैं इसमें थ्योरी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं, पर मैं आपको करंटली सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आप जरूर याद से कर लीजिएगा। उसके बाद न्यूमेरिकल्स के लिए हम थोड़ा सा बेस कर लेते हैं। जैसे इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, तो काफ़ी लोगों ने बात की थी, पर जो बेसिक बातें हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की वो ये है कि हमें पता है कि न्यूक्लियस होगा, ठीक है। न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स होंगे, उनमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हमारे पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, 3 तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये मास था उसका, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, मैं दोबारा बोलता हूँ, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज ऑलमोस्ट सेम होगा, कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब अगर मास की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो इतना होगा, ठीक है। प्रोटॉन का मास जो होगा वो इतना होगा, यानी कि प्रोटॉन का मास ज़्यादा होगा, ऑलमोस्ट 1000 गुना ज़्यादा होगा। और न्यूट्रॉन जो है उसका मास अगर कंपेयर करेंगे तो इन दोनों से ही ज़्यादा होगा, बट इन दोनों को ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट ही मानेंगे। अब स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले बात किसने की थी? अगर एटम्स की बात करेंगे तो काफ़ी लोग आ जाएंगे, पर स्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे तो थॉमसन जो कैथोडरी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात की थी सबसे पहले। प्लम एंड पुडिंग मॉडल जिसे हम बोलते हैं, या वाटरमेलन मॉडल। उसके बाद हमारे पास रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद हमने किया था कि रदरफोर्ड जी का मॉडल आ गया था, लिमिटेशंस आ गई थी, वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं समझा पाए थे। उसके बाद बोहर मॉडल ऑफ एटम आया था, ठीक है। और लास्ट में श्रोडिंगर मॉडल ऑफ एटम चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग जो है वो आ चुके थे। तो ये आपको थोड़ा सा देख लेना था। थ्योरी तो 2 नंबर का ही आपको क्वेश्चन बनेगा। अब ना बीच में कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट आ जाते हैं, जैसे डुअल नेचर ऑफ मैटर आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आता है। तो 2 नंबर के थ्योरी क्वेश्चन में डेफिनेशन ये भी पूछी जा सकती है, डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डिफाइन हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब जो 3 नंबर का और 2 नंबर का न्यूमेरिकल है
उसमें क्या आएंगे, इसमें देखो बच्चों हमने क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्वांटम नंबर्स जैसे अब आपको मोटा मोटा मुझे समझाना हो तो वो पता होंगे इलेक्ट्रॉन का, या मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन एक एटम में कहाँ एग्जिस्ट कर रहा होगा, कैसे होगा, या इलेक्ट्रॉन्स एक एटम में कैसे लिखे जाएंगे, कैसे अरेंज किए जाएंगे, वो बताएगा क्वांटम नंबर हमें। ये आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारी केमिस्ट्री का एक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा है, उसके बिना हम केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं सकते। तो क्वांटम नंबर्स हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाने में या लिखने में भी हेल्प करेंगे। तो आपको बस समझना क्या है कि हमारे पास चार चार क्वांटम नंबर्स होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, उसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर। तो आपके पास ये मेरे पास हमारे पास चार क्वांटम नंबर्स है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से डिनोट करेंगे, एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से डिनोट करेंगे, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम सब्सक्रिप्ट एल से डिनोट करेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर को एम सब्सक्रिप्ट एस से जो है हम डिनोट करेंगे, ठीक है। अब एन जो है इसकी वैल्यू करंटली हमारे पास 1 से लेकर 7 तक हो सकती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेन एनर्जी शेल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि न्यूक्लियस के अराउंड अगर पहला शेल है तो क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है, यानी कि ये शेल्स बताएगा। दूसरा शेल, दूसरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तीसरा शेल, ठीक है, चौथा शेल, तो ये बताएगा। उसके बाद सब शेल्स आएंगे। अब मैं आपको बता दूं, ठीक है, जैसे मान लीजिए L0 1 2 3, अगर L0 होगा तो S सब शेल है, 1 है तो P सब शेल है, D है तो D सब, 2 है तो D सब शेल है, 3 है तो F सब शेल है। ये आपको समझ आ गया, ज्यादा बात हम नहीं करेंगे। S सब शेल हम ऐसे लिखेंगे, एक ऑर्बिटल होगा उसमें, P में 3 ऑर्बिटल्स होंगे, D में 5 ऑर्बिटल्स होंगे, F में 7 ऑर्बिटल्स होंगे। ये आपको पता है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और उनकी स्पिन ऑपोजिट होगी। तो ये चारों क्वांटम नंबर्स ये बताते हैं। अब इनमें क्या है, आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे? न्यूमेरिकल्स। तो क्वांटम नंबर में न्यूमेरिकल जो है वो आपको कैसे पूछा जा सकता है, तो वो ऐसे आ सकता है। जैसे देखिए आप बस ये फॉर्मूला सी, जैसे मान लीजिए n है, n की जो भी वैल्यू है, l की वैल्यू हमेशा आएगी 0 अप टू n-1, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मेरे पास n की वैल्यू है 3, तो l की वैल्यू 0 आ सकती है, 1 आ सकती है और 2 आ सकती है, यानी कि n से कम होगी, 0 से शुरू करेंगे, 0 1 और 2। अब मैंने आपको बता दिया, अगर l 0 है तो क्या है, L0 किसको रिप्रेजेंट करेगा, S सब शेल को, L1 P सब शेल को, ठीक है, ये D सब शेल को। इतना आपको समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ml है, वो पूछा जा सकता है। ml हम कैसे लिखेंगे, -L 0 + L, ठीक है। तो 3 जो है हमारे पास मेनली सब शेल्स है। ये सब शेल क्या, ml जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, उसकी वैल्यूज आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए n3 था तो L0 आया, अगर L0 है तो -0 से +0, यानी कि इसके केस में यानी 3 वैल्यूज आएगी। L की वैल्यू n पर डिपेंड करेगी, ठीक है, ml की वैल्यू L पर डिपेंड करेगी, L की वैल्यू n पर डिपेंड करेगी, ml की वैल्यू L पर डिपेंड करेगी। तो S जो है, अब इस केस में L0 के केस में वैल्यू जो क्या होगी, 0 ही आएगी ml की। 1 के केस में क्या आएगी, देखिए -L से +L, यानी कि -1 0 और 1 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्वांटम नंबर्स का कंसेप्ट है। अब जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि क्या 2D एग्जिस्ट करता है, क्या 2D एग्जिस्ट करता है, तो 2D एग्जिस्ट नहीं करता। ये हम क्वांटम नंबर के प्रिंसिपल से ही समझा सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपसे पूछी जा सकती है, या मैं आपको समझाऊँ। जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया कि n तो है, n3 है, ठीक है, L2 है, ठीक है, क्या ये एग्जिस्ट करेगा, n3 है, L3 है, क्या ये एग्जिस्ट करेगा, ऐसे आपको दिया गया है। तो अगर n की वैल्यू जो भी होगी L की वैल्यू से कम होनी चाहिए, तब एग्जिस्ट करेगा। जैसे मान लीजिए n3 था तो L आया 0 1 2। अब मान लीजिए n जो है, ठीक है, 3 है, तो L की वैल्यू 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 नहीं आ सकती, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, शायद आपको, ठीक है। इसके बाद क्या है, जैसे n3 है, L की वैल्यू 2 आ सकती है, n3 यानी कि नॉर्मली 3 लिखेंगे, L2 होगा तो क्या लिखेंगे, D, तो क्या लिखेंगे 3D। 3D एग्जिस्ट इसलिए हम बोलते हैं कि करता है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं ये क्यों था कि n की वैल्यू 2 है तो क्या L की वैल्यू भी 2 आ सकती है। n की वैल्यू 2 होने का मतलब कि L की वैल्यू 0 हो सकती है और 1 हो सकती है, तो हम इसे लिखेंगे 2। L की वैल्यू 2 नहीं आ सकती, पर मान लीजिए नॉर्मली लिखो तो D आएगा, 2D, तो इसलिए 2D एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये अरेंजमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करती। तो क्वांटम नंबर्स में से आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन पर भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, डुअल नेचर ऑफ मैटर से। उसके बाद अब इसके बाद जो दूसरी तरह के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं वो क्वांटम थ्योरी पर भी पूछे जा सकते हैं। थ्योरी के लिए अगर मैं एक बात और ऐड करूं तो जैसे आइसोटॉप्स, ठीक है, आइसोबार्स, आइसोटॉन्स, ये भी देख लीजिएगा, ये भी पूछे जाते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक स्पीशीज जैसे आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटॉन, ये भी थ्योरी में पूछे जा चुके हैं 2-3 बार। उसके बाद एक चीज़, जैसे कि मान लीजिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी, उसमें आया था E = h², जो एनर्जी होगी फोटोन की, ठीक है, वो प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन के प्रोडक्ट के इक्वल होगी, ठीक है। तो अब आपको ना कोई इलेक्ट्रॉन है, और जैसे डी ब्रोगली वेवलेंथ थी वो थी लैम्डा = h/mv, ठीक है, लैम्डा = h/mv, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ थी और ये एनर्जी थी फोटोन की। अब जैसे देखिए एक रिलेशन होता है कि फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होगी हमेशा स्पीड के इक्वल, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इनटू वेवलेंथ ऑफ लाइट = स्पीड ऑफ लाइट होगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से लैम्डा की वैल्यू c/μ आप लिख सकते हैं। अब आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको एनर्जी पूछी जा सकती है इलेक्ट्रॉन की, या कोई भी और चीज़ की, आपको फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है, आपको वेवलेंथ पूछी जा सकती है, और आपको कोई ना कोई चीज़ जो है वो दी गई हो। ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट दी वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, मान लीजिए ये है, ठीक है। तो कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग एट दिस स्पीड। तो देखिए अब हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। नॉर्मली इन दोनों में से एक में आपका काम जो है वो हो जाएगा। तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो लैम्डा यानी कि वेवलेंथ, h जो आएगा प्लैंक्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हमें पता है 6.636,
तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो नॉर्मली जो लैम्डा है उसके बाद जो एच है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है, बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता ही है कितना लिख देंगे 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजीज इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमें दे ही रखी है कि वो इस स्पीड पर मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने किलोग्राम्स लिखा है, आप इन्हें ग्राम्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मीटर लिखा है ना, तो नहीं सही है आपका मीटर लिखा है तो एमके सिस्टम लगेगा, किलोग्राम ही सही है। 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितनी है 3 इंटू 10⁻⁴। तो ऐसे न्यूमेरिकल जब आएगा तो आप उसे नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस पर भी पूछा जा सकता है, ये न्यूमेरिकल भी आपसे न्यूमेरिकल है जो कई बार पास्ट ईयर्स में पूछा गया है कि हाउ मेनी फोटोन्स ऑफ लाइट विद अ वेवलेंथ ऑफ 4000 पिकोमीटर, कि कितने फोटोन्स ऑफ लाइट लगेंगे एक वेवलेंथ को, जिस जो वेवलेंथ है वो एक हाउ मेनी फोटोन्स ऑफ लाइट के कितने ज़्यादा फोटोन्स लगेंगे जिनकी वेवलेंथ 4000 पिकोमीटर हो आर नेसेसरी टू प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी, ठीक है। यानी कि कितने फोटोन्स लगेंगे जिनकी वेवलेंथ 4000 पिकोमीटर हो कि वो 1 जूल ऑफ एनर्जी बना दे। अब आप देखिए नॉर्मली एनर्जी कैसे लिखेंगे, ई इज इक्वल टू एच न्यू, वेवलेंथ और एनर्जी का क्या रिलेशन था, ई इज इक्वल टू एच न्यू। अब जो न्यू है उसे हम सी अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला बना ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। अब यहाँ पर लाइट बोल दिया इन्होंने, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट की तो वैल्यू हमें पता ही है 6.626 इंटू 10⁻⁻⁻34, ठीक है, इंटू सी स्पीड ऑफ लाइट है, इसकी वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड हमें पता है होती है। अब नीचे आया लैम्डा। अब लैम्डा क्या है, जैसे यूनिट का पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि सेम रखिएगा, ये तो है ही एस आई, ये भी एस आई है, अब इसे भी आपको एस आई मिलाना होगा। एस आई यानी कि एमकेएस यानी कि लेंथ मीटर में होनी चाहिए, पर ये पिकोमीटर में है। तो करंटली बस आप एक ही बात याद रखिए कि एक पिकोमीटर जो होगा वो होगा 10⁻⁻12 मीटर। पीएम यानी कि 10⁻12 मीटर्स होंगे। तो जैसे 4000 है, यहाँ पर 4000 पिकोमीटर है, पिकोमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 10⁻12 मीटर। यहाँ से 3 जीरो, यहाँ पर 12 जीरो है, -12 है, ठीक है। तो सॉल्व करने पर 4 इंटू 10⁻⁻9 मीटर आ जाएगा। नीचे कितना लिख देंगे, 4 इंटू 10⁻⁻9 मीटर्स लिख देंगे। अब जब हम इन्हें कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। यानी कि मान लीजिए ये जो एनर्जी है एक फोटोन की है, एक फोटोन की इतनी एनर्जी है, ठीक है, एक फोटोन के पास इतनी एनर्जी है। तो 1 जूल एनर्जी के लिए कितने फोटोन्स लगेंगे, इस तरफ ले आइए, 1/4.97 इंटू 10⁻⁻17 फोटोन्स लगेंगे, ठीक है। सब तरफ जूल था, जूल निकालने थे कि 1 जूल में कितने फोटोन्स होंगे, तो इस तरफ ले आइएगा, आपको समझ आ जाएगा आराम से। तो ये न्यूमेरिकल भी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाले चैप्टर की, ठीक है। इसमें से ना आपको 7 नंबर का काम आएगा, 5 नंबर तो आपके एक वाले क्वेश्चन में ही आ जाएंगे। यानी कि आपको पेपर में जो छोटे क्वेश्चन होंगे 20, फर्स्ट सेक्शन जो था आपका सेक्शन ए में 20 छोटे क्वेश्चन होंगे, तो उनमें एक कॉम्प्रिहेंशन आएगा और वो कॉम्प्रिहेंशन इसी में से आना चाहिए, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाले चैप्टर में से। उसमें आपको कुछ भी जो है नॉर्मली पूछा जा सकता है, पैसेज दिया गया होगा, आप आराम से कर लोगे। जैसे कि मान लीजिए पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, तो एक ग्रुप है ये। ग्रुप में अगर आप नीचे आओगे तो क्या होगा, ठीक है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होगा और नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज होगा। तो इस तरह के जो ट्रेंड्स है वो पूछे जाते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो उस तरफ पीरियड में मूव करेंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। तो याद करने की जरूरत नहीं है, आपको कॉम्प्रिहेंशन में से ही लाइंस मिल जाएंगी, 5 में से 5 आपके आराम से आ जाएंगे। अब बचा 2 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन, तो उसमें आपको कोई ना कोई डेफिनेशन पूछी जा सकती है। जैसे कि मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या था, तो उसके हिसाब से था कि एलिमेंट्स को अरेंज करना चाहिए कि एटॉमिक वेट के हिसाब से, ठीक है। तो वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक वेट के, और मोजले में क्या था कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करना चाहिए। तो मोजले वाला जो है वो अब हम यूज करते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप थे, 4, S P D F। तो ये जो सेक्शन था हमारा, ये एस ब्लॉक था हमारा, ये ग्रुप ब्लॉक्स 4 थे। एस ब्लॉक था, डी ब्लॉक था, यहाँ कहीं हमारा पी ब्लॉक आ जाता है, यहीं पर हमारा एफ ब्लॉक आ जाता है। हमारे पास 18 ग्रुप है, 7 पीरियड्स है, 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 4 ब्लॉक्स है। जो लेफ्ट मोस्ट है वो सारे मेटल्स है, जो राइट मोस्ट है वो सारे नॉन मेटल्स है, बीच में ऑलमोस्ट मेटल्स ही है, या मेटल्स मान लीजिए। ऑलमोस्ट मान लीजिए 90+ एलिमेंट्स जो है वो मेटल्स ही हैं, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा बात, अगर जिनके पीछे IUM लगा हो वो पक्का मेटल्स ही होंगे, ठीक है, जैसे सोडियम मेटल ही होगा, ठीक है। तो ये आ सकता है, तो ये लॉज आ सकते हैं। दूसरा ना कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी पूछा जा सकता है। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या था, जैसे मान लीजिए आपको पता चल गया कि जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, जैसे मान लीजिए कोई ग्रुप है, जैसे ये भी कोई ग्रुप था, हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं एक बार, तो ये सारे ना +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे या एक जैसा नेचर शो करेंगे। तो एक जैसी प्रॉपर्टीज शो करने को, यानी कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद एक जैसी प्रॉपर्टीज शो करने को हम पीरियोडिसिटी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है, तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी असल में है सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इनके आउटर मोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। यानी कि इसके पास आपको इसकी 1s1 कन्फिगरेशन है, इसकी 2s1 कन्फिगरेशन है, इसकी 2s1 कन्फिगरेशन है, इसकी 3s1 कन्फिगरेशन है, इसकी 4s1 कन्फिगरेशन। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो कारण होती हैं कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी का। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की भी डेफिनेशन आपसे जो है वो पूछी जा सकती है। जैसे द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, इसे हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे, ठीक है। तो इसे निकालने में जैसे कैटायन बनेगा, अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कैटायन बनेगा। एक एटम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा
ठीक है। तो सोडियम क्या बनेगा, कैटायन। जैसे क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो क्लोरीन क्या बनेगा, एनायन। तो ये एटम है, एटम का साइज अगर कंपेयर करेंगे कैटायन से तो बड़ा होगा, मतलब कैटायन साइज में छोटा हो जाएगा, एनायन साइज में बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात थी इसमें। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से इतना ही बहुत है। वैसे तो डॉमिनेट, रीजन, न्यूलैंड और कई सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं, पर ये इतना आपके लिए बहुत है। मैंडलीव की जो डेफिनेशन है, मतलब स्टेट 2 नंबर का क्वेरी क्वेश्चन आएगा, तो काफ़ी बड़ा याद करने की जरूरत नहीं, बस लॉज और उसके बाद जो बेसिक डेफिनेशन है। तो अब हम ना 4th यूनिट पर आ चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग वाला जो हमारा चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें से सबसे ज़्यादा काम आएगा आपका, ऐसा समझिए 9 नंबर का काम आएगा आपको, ठीक है। तो जैसे इसमें से 1 नंबर का तो एक थ्योरी क्वेश्चन होगा, 1 नंबर का एक आपको न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। ये लास्ट चैप्टर था न्यूमेरिकल वाला, ऐसा समझिए। थर्मोइक्विलिब्रियम की बात बाद में करेंगे। और 2 नंबर का एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा और एक 5 नंबर का जो है आपको थ्योरी क्वेश्चन आएगा। अब सीधा बात करते हैं हम। 2 नंबर की थ्योरी क्वेश्चन में आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में क्या कर लेना चाहिए, डिफरेंस कर लेना चाहिए। जैसे एस ऑर्बिटल था, एस ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होगी, पी ऑर्बिटल था उसकी शेप डबल शेप होगी, ठीक है। और डी है उसकी डबल डबल एक्स और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी। अब ये ना आपस में कंबाइन करते हैं, जब एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल बनते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या जो हिसाब किताब होता है उनको ये कंबाइन करते हैं ऑर्बिटल, तो ये ओवरलैप करते हैं। तो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग जब होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और साइड बाय साइड ओवरलैपिंग जब होती है तो पाई बॉन्ड बनता है। ये स्ट्रांग होता है और ये जो थोड़ा है वीक होता है, जैसे डिफरेंस है सिग्मा और पाई में। तो आप ये देख लीजिएगा, पिछली वीडियो में शायद पीडीएफ में मैंने बताया भी था, ठीक है, ये बता दिया था। तो 2 नंबर का ये आ गया आपको। 5 नंबर में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपको जो O2 है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए कहा जा सकता है, उसका बॉन्ड ऑर्डर लिखने के लिए कहा जा सकता है, और कई सारी चीज़ें जो है वो इसी के ऊपर पूछी जा सकती है। अगर O2 नहीं आया तो N2 आ जाएगा, अगर ये नहीं आया तो वेस्पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के ऊपर कोई ना कोई स्ट्रक्चर आपको आ जाएगी। तो अब हम इस पर बात करते हैं। देखिए हमने पहले यूनिट में से 8 नंबर का काम, दूसरे में से 7 का, फिर तीसरे में से भी 7 का, फिर 9 का। तो ये कितने हो गए, 14 और 8 कितने हो गए हमारे, कितने हो गए 14 और 8, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है गाइस। 10 आ गए, उधर 2 हो गए, 10 10 20 हो गए, 5 और 1 6 बचे, 5 और 6 11 20 31 नंबर। पहले 3 यूनिट से 31 नंबर का काम आपको आ जाएगा। तो 31 नंबर से ऑलमोस्ट आप पास हो, ठीक है। केमिस्ट्री में 31 नंबर से ऑलमोस्ट आप पास हो। तो बस इतना ही कर लीजिए, हम आपको समझाता हूँ आगे से, जैसे ये समझा दिया ये समझाता हूँ। अब केमिकल बॉन्डिंग है ये। अब केमिकल बॉन्डिंग मतलब उनकी एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स क्यों बनाएंगे, ठीक है। तो स्टेबिलिटी के लिए, किसके लिए, अब आप क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि आप जॉब लग जाओगे। अच्छा, करंटली तो आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। आपकी तरह हमारी भी आंखें बैठ चुकी है, ये देखिए, ठीक है। तो अब मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे आप क्यों पढ़ रहे हो कि आप जॉब लग जाओ, स्टेबिलिटी आ जाए। तो एटम्स क्या होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। जैसे कि आपको बताया था कि 18 ग्रुप्स हैं, तो उनमें लास्ट ग्रुप जो है वो नोबल गैसेस का है। तो सभी एटम्स चाहते हैं कि हम नोबल गैस बन जाए। वो बनेंगे कैसे, सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से। अब सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, जैसे पहला ग्रुप है सोडियम, सोडियम के पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो एक डॉट लगा देंगे, इन्हें लुईस डॉट बोलते हैं। क्लोरीन के पास जो है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो इन्हें लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। तो इसकी अब इसमें वैलेंसी का भी कंसेप्ट आता है। तो नॉर्मली ऑक्टेट रूल होता है, वो ये कहता है कि जैसे ये एक एटम है या ये एक एटम है, या तो ये ऑक्टेट पूरा करे, ठीक है, या ऑक्टेट पूरा ही करना है। जैसे मैं समझाता हूँ आपको आराम से। इसने अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 7 तो है तो 8 हो जाएंगे, तो इसे हम बोलेंगे कि ऑक्टेट पूरा करना। ऑक्टेट पूरा करने पर स्टेबिलिटी मिलती है। अगर इसने एक लूज किया तो पिछले नीचे वाला शेल आ जाएगा, उसमें ऑक्टेट पूरा है। तो इन दोनों में ही ऑक्टेट पूरा हो रहा होगा, या आप ऐसा समझिए या तो पूरा भर जाए शेल या पूरा खाली हो जाए, इन दो केस में स्टेबिलिटी आती है। इसे हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल में, ठीक है। ये है। अब ना वो कंबाइन क्यों, मतलब ये कारण था कंबाइन क्यों करेंगे, क्या, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबल कैसे होंगे, कंबाइन होने के बाद ही होंगे, ठीक है। कंबाइन होने से या तो ये लूज करें, जैसे मान लीजिए ये इसने लूज किया एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसने गेन किया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, जैसे इस पर नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है। तो इन्होंने आयोनिक बॉन्ड बना लिया, हम इसे आयोनिक बॉन्ड बोल देंगे। तो इसमें शेयरिंग नहीं थी, डायरेक्ट लूज या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था। अगर यही केस हम मानते हैं, मान लीजिए क्लोरीन था, अब इसके पास 7 ऐसे, इसके पास 7 ऐसे, ठीक है, तो यहाँ आया और यहाँ आया, तो अब ये इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है। अब जैसे देखिए ये इसे हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। अब मान लीजिए जैसे ये एक सिंगल बॉन्ड था, अब ऑक्सीजन है तो उसके पास होंगे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो वो बना लेगा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। अब इसके पास भी कितने हैं, 8, और इसके पास भी कितने हैं, 8। तो इसके बाद ऑक्सीजन के बाद क्या है, क्लोरीन, ऑक्सीजन, उसके बाद क्या आएगा, नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों वैलेंस शेल में, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा हमारा। इसके पास भी 8 हो गए, इसके पास भी 8 हो गए। तो अब समझना क्या था कि सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड की कैटेगरी में ही आते हैं। और ये समझ आ गया, दो, एक तो सिंगल हो गया, एक डबल बॉन्ड हो गया, एक ट्रिपल बॉन्ड हो गया, इन्हें बोलेंगे बॉन्ड पेयर। इसके बाद एक आता है लोन पेयर। जैसे मान लीजिए अमोनिया है, ठीक है, ये नाइट्रोजन है, अब ये हाइड्रोजन आएगा, एक बॉन्ड उसके साथ, एक बॉन्ड ये आएगा, एक बॉन्ड ये आएगा, और ऊपर एक लोन पेयर आएगा, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, एज इट इज रहते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं लोन पेयर। वाटर की जो स्ट्रक्चर होती है, जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, एक हाइड्रोजन ऐसे होगा, एक हाइड्रोजन ऐसे होगा, एक लोन पेयर ऐसे आएगा, एक लोन पेयर ऐसे आएगा, इसे हम बोलेंगे बेंट शेप। ऊपर इसके ऊपर 2 लोन पेयर होंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। तो ऑक्टेट रूल समझ आ गया, बॉन्डिंग समझ आ गया, आयोनिक बॉन्ड समझ आ गया, ये समझ आ गया। अब ये अगर डोनेट कर देगा किसी को लोन पेयर अपना, तो उस बॉन्ड को बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ऐसे 2-3 बॉन्ड्स आ जाएंगे हमारे पास। अब इसके बाद क्या, ये काफ़ी बड़ा यूनिट है ना, इसलिए आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद इसमें क्या है, ठीक है,
कि ना हमें मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर भी लिखनी पड़ेगी। केमिकल बॉन्डिंग हमें समझ आ गई। इसके बाद था सेकंड चैप्टर का नाम ही हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जैसे मान लीजिए, ठीक है, ऑक्टेट रूल ना कहीं कहीं फेल भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए BF3 है, ठीक है, BF3 अब एक एटम के अराउंड जो है वो कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इसके अराउंड एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 बॉन्ड्स है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि इसके अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं। तो हम क्या करें, अब ऐसे ही मान लीजिए PCl5 एग्जिस्ट करता है। PCl5 से हमारा क्या मतलब, जैसे 1 2 3 4 5 बॉन्ड्स होंगे PCl5 में, 5 बॉन्ड यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये भी एग्जिस्ट करता है। और ऑक्टेट रूल के हिसाब से इस एटम के अराउंड तो सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स रहने चाहिए और इसके पास तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो यानी कि ऑक्टेट रूल की एक लिमिटेशन है, वो कहीं कहीं फेल हो जाता है। तब हमारे पास आगे आती है वैलेंस बैंड थ्योरी, या आप आगे एक और थी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये दोनों ही मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को बताने में या बनाने में हमारी हेल्प करती है। जैसे थोड़ा सा वेस्पर थ्योरी के बारे में मैं आपको बता दूं। अब मैं आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी थोड़ी सी समझा देता हूँ। उसमें क्या है, जैसे ना मान लीजिए सबको ना स्टेबल शेप चाहिए, ठीक है, यानी कि जैसे आप किसी जगह पर रहते होंगे, अब अगर आपके पड़ोसी अच्छे नहीं हैं तो आप क्या चाहेंगे कि आप वो घर छोड़कर या वो जगह छोड़कर चले जाइए, यानी कि आपके अड़ोस पड़ोस में जो लोग हैं वो आपको तंग ना करे ज़्यादा। तो यही वेस्पर थ्योरी है एक तरीके से। कैसे, जैसे मान लीजिए, ठीक है, एक एटम है, उसके अराउंड बॉन्ड पेयर हो सकता है, मतलब एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड, एक बॉन्ड पेयर हो सकता है, या उसके अराउंड क्या है, एक लोन पेयर हो सकता है, ठीक है। तो ना एक रिपल्शन होती है। जैसे मान लीजिए बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर को रिपेल करेगा, ठीक है, लोन पेयर को रिपेल करेगा। तो लोन पेयर रिपल्शन जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। मान लीजिए रिपल्शन का ऑर्डर ये है, इसकी रिपल्शन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इसमें कम है, उसके बाद इसमें कम है। अब आपको करना क्या है, ठीक है, हमेशा करना क्या है, एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और समझा दूं कि ना एक चीज़ होती है हाइब्रिडाइजेशन। वेस्पर थ्योरी में भी लिमिटेशंस होती है, तो आगे हाइब्रिडाइजेशन से वो चीज़ सॉल्व होती है। तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जैसे मान लीजिए एक सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड है ना तो उसमें एक सिग्मा और 2 पाई होंगे। अब बच्चा अगर एक लोन पेयर है तो वो एक सिग्मा बॉन्ड होगा। मैंने आपको बता दिया, ये बस आप याद रखिएगा एक बार, ये हम आगे यूज़ करेंगे। अगर मान लीजिए 2 सिग्मा है तो हम बोलेंगे sp है। अगर मान लीजिए 3 सिग्मा है तो हम बोलेंगे sp2 है। अगर मान लीजिए 4 सिग्मा है तो हम बोलेंगे sp3 है। जैसे 2 है तो s और p 2 आ गए, ठीक है, 3 सिग्मा है तो sp2 3 आ गए, 4 सिग्मा है तो sp3 4 आ गए। अब ऐसे 5 सिग्मा होते तो sp3b। ये सिग्मा बॉन्ड वाला सिग्मा है, ये सिग्मा वो नहीं है जो सारा साल आप बन रहे थे। सिग्मा बॉय, ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब क्या है, ठीक है, छोटी सी चीज़ और समझ लीजिए। अब जैसे 2 ऑर्बिटल्स हैं, 2 सिग्मा का मतलब है कि 2 ऑर्बिटल्स होंगे, उनकी एनर्जी सेम होगी, ठीक है, एक s है और एक p है। sp दोनों का नाम sp है मान लीजिए। अब है क्या, ठीक है, कि s कैरेक्टर कितना है, एक ऑर्बिटल के पास 50% s कैरेक्टर है और दूसरे के पास 50% p कैरेक्टर है, ठीक है। इसमें देखिए s कैरेक्टर जो है मतलब 3 हिस्से हो गए 100% के, एक हिस्सा s की तरफ गया, 2 हिस्से p की तरफ, तो 33% जो है s कैरेक्टर है। इसमें क्या है बच्चों, 25% s कैरेक्टर है, यानी कि सबसे ज़्यादा s कैरेक्टर किस में है, sp में है। उसके बाद जो एस कैरेक्टर है वो sp2 में है। अब एस कैरेक्टर ज़्यादा होने से क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, यानी कि जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स खींचने की स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये शायद आपको समझ आ गया। एक बात और याद रखिएगा कि पीरियोडिक टेबल है, उनमें जैसे एक बॉन्ड है, मान लीजिए ए बी एक बॉन्ड बना, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ए ने अपनी तरफ खींच लिए तो हम बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और बी ने छोड़ दी तो हम बोलेंगे बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो ए इलेक्ट्रोनेगेटिव है और बी क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये पार्शियल चार्ज से आपको पता है कि कंप्लीटली नहीं गया इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा गया है, इसे हम बोलें। अब हमारे पास क्या है, हम थक चुके हैं बच्चों काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, हम थक चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। देखिए रात के 11 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, रात के 11 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, और अब इसमें कट्स भी लगाएंगे, एडिट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, अपलोड करेंगे, तो मतलब 2-3 बजे तक हम काम करेंगे, तब आप 4 बजे ये वीडियो देखोगे। अब पता नहीं कितने बच्चे वीडियो के इस पार्ट तक आए होंगे या नहीं आए होंगे, ठीक है। और मैं आपको वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो उसमें, ठीक है, मैंने साइड में ना डिवाइस में 11th की जो एक PM श्री नाम से PDF है, टेलीग्राम पर PSCB के ग्रुप पर आपको मिल जाएगी, सैम्पल पेपर वाले पर साइट पर भी मिल जाएगी, एजुकेट पर भी मिल जाएगी। उसमें से जो सैम्पल पेपर में से क्वेश्चन है वो भी आपको मैं सारे करवा रहा हूँ, जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो वही है, ठीक है। तो आप देखोगे ना ध्यान से तो आपको समझ आ जाएगा। पिछली वीडियो में PDF फॉर्मेट यूज़ किया था हमने, जैसे मैंने आपको स्क्रीन पर समझाया था, तो उसमें ना मैं ज़्यादा समझा नहीं पा रहा था, तो प्रॉब्लम हो रही थी। अब बोर्ड पर मैं फ्लुएंटली समझा सकता हूँ, जैसे हम थक चुके हैं पर फिर भी हम काम कर रहे हैं क्योंकि सुबह आपका एग्जाम है, ठीक है। तो ये अब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पॉजिटिविटी बता दी। अब क्या है, एक बात जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है वो ये है कि पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो है फ्लोरीन, उसके बाद जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो है ऑक्सीजन, उसके बाद जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो है नाइट्रोजन, उसके बाद जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो है हेलोजन। 17वां ग्रुप है जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन वाला ग्रुप,
ठीक है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा, सेकंड, थर्ड, ठीक है। तो फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन्स कोई नहीं निकाल सकता पीरियोडिक टेबल में, तो फ्लोरीन कभी भी क्या नहीं कर सकता, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता, क्योंकि ये छोड़ेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन। इसी तरह लिथियम जो है वो कभी गेन नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, तो लिथियम क्या है, कभी -1 शो नहीं कर सकता। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए। तो ये बता दिया, ये बता दिया। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमें PCl5 की स्ट्रक्चर बनानी है, तो आपने देख लिया कि फॉस्फोरस है, आसपास कितने हैं, 3 क्लोरीन्स है, ठीक है। जैसे ये मैंने डायरेक्टली स्ट्रक्चर बना दी, इसके स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब ये बनाई कैसे, जैसे आप फॉस्फोरस को रफली लिख लीजिए, ठीक है। 1 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, 4 क्लोरीन है, 5 क्लोरीन है, ठीक है। तो पक्का 5 बॉन्ड तो होंगे, 5 बॉन्ड, 1 बॉन्ड 1 सिग्मा सिग्मा, अब 5 बॉन्ड यानी कि 5 सिग्मा, ठीक है, 5 बॉन्ड पे। अब ये सारे, तो इनकी जो ज्योमेट्री है वो ऐसे ही बनेगी, मतलब आपको याद रखना है कि अगर 5 सिग्मा आएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आएंगे, 5 सिग्मा से 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आएंगे, तो यही बनेगी। 2 आएंगे, जैसे कि मान लीजिए BeF2 है, ठीक है। इसमें क्या है कि बेरिलियम के आसपास 2 ही है, तो बेरिलियम ऐसे, 1 क्लोरीन ऐसे आएगा, 1 क्लोरीन ऐसे आएगा, ऐसे क्यों, क्योंकि इसी केस में इन्हें सबसे कम रिपल्शन मिलेगी। मान लीजिए 1 क्लोरीन अगर यहाँ आ जाता, ठीक है, तो रिपल्शन ज़्यादा होती। तो ये वो जगह है, यानी कि वेस्पेयर थ्योरी से जो स्टेट्स आएंगी, जो स्ट्रक्चर्स आएंगी, वो स्ट्रक्चर्स हैं जो सबसे ज़्यादा क्या है, स्टेबल है, मतलब वहाँ पर सबसे कम रिपल्शन होगी। तो ऐसे ही वेस्पेयर थ्योरी से स्ट्रक्चर्स आती है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, ठीक है, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, वो बस मैं आपको अभी करवाने ही वाला हूँ। उसके बाद उससे पहले थोड़ा एक चीज़ आपको देखनी कि फॉर्मल चार्ज, क्या फॉर्मल चार्ज वाला क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था आपको। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला जो है वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन लोन पेयर माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड पेयर बाई, जैसे मान लीजिए O3 में ओजोन का फॉर्मल चार्ज पूछिए आपसे, तो मान लीजिए ऐसे 3 स्ट्रक्चर्स बनेंगी, ठीक है। एक के पास मान लीजिए पॉजिटिव है, एक के पास है नेगेटिव है, तो मान लीजिए इसे उठाते हैं हम, ठीक है। अब इसके पास क्या है, कि हमें पता है ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6। अब इसके पास लोन पेयर्स कितने हैं, 2, एक ये रहा, एक ये रहा। तो एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, टोटल 4, ठीक है। ये है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स। अब माइनस बॉन्ड पेयर बाई 2, बॉन्ड पेयर कितने हैं इसमें, 2, बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4, क्योंकि 2 है, एक में 2 होंगे, तो 4/2, ये 2 - 4 -4 -2 माइनस ये 0 आ जाएगा आपका। तो इसका फॉर्मल चार्ज जो है वो 0, फॉर्मल चार्ज पर भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हम आ चुके हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक पर, और वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2, स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर बताने वाला, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, 5 मिनट में कर देंगे। जैसे ना एक एटम और एक एटम कंबाइन करेंगे और मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक एटम और ये एक एटम कंबाइन करेगा, मॉलिक्यूल बनेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में कंबाइन होंगे, ऑर्बिटल्स इनके आपस में कंबाइन होंगे, तो उसके ऊपर ये जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है बेस्ड है। अब हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, तो आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। अब डायग्राम कैसे बनाओगे, जैसे मान लीजिए एक ऑक्सीजन यहाँ है और एक ऑक्सीजन यहाँ है, ठीक है। अब हमें पता है, जैसे ऑक्सीजन की बात हो रही है, O2 मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी हमें लिखनी है। तो देखिए क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन के केस में Z जो है वो कितना होगा, 8, उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 8, तो उसकी कन्फिगरेशन आएगी 1s2 2s2 2p4, ठीक है। तो ये लास्ट जो शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में। अब O2 है, यानी कि 16 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इसके होंगे और 8 इसके होंगे। अब 2s, जैसे इसके पास भी 2s है और इसके पास भी क्या है, 2s है, 2p4, इसके पास भी 2p है और इसके पास भी क्या है, 2p है। आपको इतना समझ आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें है, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें है, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें है। अब ये आपस में कंबाइन करेंगे और क्या करेंगे, ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ये आपस में कंबाइन करेंगे और क्या करेंगे, ऑर्बिटल्स बनाएंगे। इस केस में जैसे मान लीजिए इन्होंने एक ऑर्बिटल बनाया और अब इन्होंने एक ऑर्बिटल बनाया, एक को हम बोलेंगे सिग्मा, ठीक है, और एक को बोलेंगे हम सिग्मा स्टार। तो जो सिग्मा होगा वो होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और सिग्मा स्टार जो होगा वो होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। सिग्मा 2s और ये सिग्मा स्टार 2s, ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऐसे ही इसमें होगा। तो ऐसे एक डायग्राम बनेगा, वो इसमें बनाएंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ आएगी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल अगर ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे एंटी बॉन्डिंग के कंपैरिजन में, तो हम बोलेंगे कि हमारा एटम जो है वो स्टेबल है। दूसरी चीज़ आएगी बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना। वैसे तो हमें पता है कि ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा, पर हमारे पास फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल अपॉन 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बाय 2 से हमारा क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। तीसरी चीज़ अब हमारे पास आई है मैग्नेटिक कैरेक्टर। अगर लास्ट में अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, लास्ट शेल में लास्ट जो आएगा उसमें अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे तो हम बोलेंगे कि पैरामैग्नेटिक है। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे तो हम बोलेंगे डाया है। अनपेयर मतलब मान लीजिए ऑर्बिटल बनाए तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसमें उसे हम बोलेंगे कि वो पैरामैग्नेटिक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो हम बोलेंगे कि वो डायमैग्नेटिक है। तो ये एक बेस था। अब देखिए एग्जाम में ऐसा लिख दिया आपने, कन्फिगरेशन वगैरह लिख दी। अब स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम क्या बनेगा, जैसे पहले ये आ जाएगा मान लीजिए 2s के लिए, ठीक है, ये पहला 2s के लिए आ गया, ये हमारा 2s है और ये भी हमारा 2s है। अब ये कंबाइन करके क्या करेंगे, बना देंगे
ठीक है, इस डायग्राम के ही नंबर दे देंगे आपको स्कूल में। ठीक है, तो ये बना हमारा सिग्मा 2s और ये बना हमारा सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, अब इसमें हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसमें भी कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके सामने ही। उसके बाद आएगा p में कितने होंगे, 3। ठीक है, अब इसमें ना ऐसे बनेगा जैसे, ठीक है, मैं बना दूं एक बार। अब ये ना मैंने आपके लिए लिख दिया, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। जैसे ये 2s है, ये 2s2। अब ये होगा सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ये होगा सिग्मा 2pz, 2 ये पाई बनाता है तो सिग्मा पाई 2px पाई 2py। फिर इसके बाद ऐसे ही, जैसे मतलब शेप याद रख लीजिए, ऐसे ही ऊपर सिग्मा स्टार 2px सिग्मा स्टार 2py। स्टार वाले जो हैं वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है और जो सिंपल है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। इनका नाम ही क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये एटम के ऑर्बिटल्स थे, ये मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, ये सिग्मा स्टार 2pz आ गए, ये एनर्जी लेवल के हिसाब से अरेंज किए गए हैं, तो आपको इन्हें ऐसा ही लिखना है, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, पहले हाफ फिल, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, इसमें एक जाएगा, एक यहाँ से आएगा, इसमें एक जाएगा। ठीक है, यानी इसे फुल्ली फिल कर दीजिए। अब ये फुल्ली फिल होगा तब ऊपर वाला फुल्ली फिल करेंगे। ये फुल्ली फिल हो गया। अब इसमें जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, फिर एक यहाँ पर, फिर एक यहाँ पर, फिर एक यहाँ पर, तो 4 यहाँ थे, 4 यहाँ थे, 8 और 6 यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, तो अब एक इसमें जाएगा और एक इसमें जाएगा। मतलब क्या था, जैसे अंडर रूट था ना कि जब तक एक एक हाफ फिल ना हो जाए वो इसमें भी अप्लाई होगा, यानी इसी एक में आप 2 नहीं रख सकते, पहले में एक एक रखेंगे। तो हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऐसे पूरे हुए हैं। अब आपको जो पहली चीज़ होगी ना वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने को बोलेंगे O2 की। तो O2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब आप लिखोगे ना तो यहाँ से शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, ये मत लिखिएगा, लिखना चाहे तो आप लिख दीजिएगा, वरना मत लिखिएगा, कोई बात नहीं। मैं थक बहुत चुका हूँ, इसलिए मुझसे ऐसे बोला मुश्किल से जा रहा है। ठीक है, तो ये आ गया, ये अब सबसे पहले ये आएगा सिग्मा 2s। ठीक है, सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद आएगा, मतलब ऐसे फ्लो में लिख दीजिएगा, मैं जो आपको यहाँ पर बताया था ना वो साफ करना पड़ गया, उसकी ज़रूरत थी हमें। सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। उसके बाद ऊपर वाला तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, 2। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, 2, मतलब ऐसे ब्रैकेट लगा कर लिख दीजिएगा 2। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, तो यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, 2। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, तो इसमें क्या लिख दीजिएगा, 2। अब इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, तो यहाँ पर भी क्या लिख दीजिएगा, 2। अब यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक। अब देखिए इसमें भी क्या आएगा, ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी क्या आएगा, ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दी, इतने में 2-3 नंबर मिल जाएंगे आपको। बस कन्फिग्रेशन उसके लिखिएगा नॉर्मली, फिर डायग्राम बनाइएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, ये उसकी कन्फिग्रेशन है, पहले ये बना दीजिएगा। अब आया स्टेबिलिटी है, स्टेबल है या नहीं है। देखिए बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स गिन लीजिए, इसमें 2 इसमें आ गए। ठीक है, और मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कितने, 1 2 3 4, चारों फुली फिल्ड, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स 8 हैं। ठीक है, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग 1 2 ये रहे, फिर 2 ये रहे, 4। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो है वो 4 है, तो एन भी ज़्यादा है Na से। इस केस में क्या होगा, स्टेबल, ये मॉलिक्यूल क्या है, स्टेबल। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर पूछा, तो बॉन्ड ऑर्डर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि क्या होगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल अपॉन 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, क्या लिखेंगे हम, 8। ठीक है, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, क्या लिखेंगे, 4 बटा 2। तो 8 में से 4 गए, 4 बटा 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2। वैसे भी आपको पता था कि ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होगा, ये बस इससे बताना पड़ता है। फिर देखिए लास्ट में क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लास्ट में अनपेयर, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो क्या बोलेंगे, पैरा मैग्नेटिक कैरेक्टर, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर पूरा लिख लीजिए। 95% से ज़्यादा चांस है, या 99 भी बोल सकते हो, 99% चांस पक्का आएगा ये। ठीक है, पिछले सालों में हर साल पूछा गया है, सभी सैंपल पेपर में ये है, और में तो ये आएगा। अगर ये ना आए, N2 आ जाए, तो बस क्या करना है यार, नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन लिख देना, 1s2 2s2 2p5 2p5 में 2p3 तो 2s की लिखना, 2p की लिखना, एज इट इज़ बना देना, कन्फिग्रेशन बना देना, ये हो जाएगा। तो वो भी काफ़ी सिंपल है। तो ये हमारा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाला क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है, ये देख लीजिए आप। तो चलो बच्चों जल्दी से आगे चलते हैं, थोड़ी देर बाद आपका एग्जाम है, आपको कुछ और भी देखना है तो थर्मो एक बार हम छोड़ देंगे, इक्विलिब्रियम भी हम छोड़ देंगे। अगर आपने किया है तो आपको आता होगा, अगर नहीं किया तो भी होगा भी नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। इसमें से 7 नंबर का काम आएगा, इसमें से 8 नंबर का, कुछ तो हमने पहले कर लिया, ये 3 मिनट हम कर लेते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन 5 मिनट में कर देंगे, 7 नंबर का काम आएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से 8 नंबर का काम आएगा, और हाइड्रोकार्बन में से 9 नंबर का काम आएगा। 5 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें से भी आएगा। अब देखिए रिडॉक्स रिएक्शन पे आपको पता है रिडक्शन होती है, ऑक्सीडेशन होती है। अगर मान लो ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का निकलना, ठीक है, निकलना, तो ये सारी क्या होंगी, ऑक्सीडेशन होंगी। और इससे उल्टा जो होगा रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीजन का ऐड होना। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन है, या हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन है। और उल्टा ऑक्सीजन का रिमूवल और हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन है।
ये एटॉमिक कंसेप्ट था इनका। इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर अगर हम देखेंगे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दिए, अगर गेन कर दिए, गेन हुआ इलेक्ट्रॉन्स का तो रिडक्शन है, लूज हुआ इलेक्ट्रॉन्स का तो ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज किया तो ऑक्सीडेशन है, डिक्रीज किया तो रिडक्शन है। अब ऊपर ऊपर से याद रखिए, जिसकी ऑक्सीडेशन होगी ना, ठीक है, वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। जिसकी रिडक्शन होगी ना, वो खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये एक कुछ बेसिक्स था, इन पर भी कुछ थ्योरी वगैरह आपसे पूछी जा सकती है। अब क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आता है। उससे पहले क्या, जैसे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, ये अपने आप होती है नेचर में। इससे क्या निकलती है? केमिकल एनर्जी निकलती है। ठीक है, केमिकल एनर्जी को ना हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जो सेल यूज करते हैं उसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसे ही गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, इसे ही वोल्टाइक सेल बोलते हैं। इसके बाद क्या है, ठीक है, इसके बाद क्या है, जैसे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, उसमें इलेक्ट्रिकल वो अपने आप तो होगी नहीं, तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और उससे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। तो ये कुछ कंसेप्ट था। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको ना ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके दिखाओ। अब मैं आपको याद रखने के लिए बोलूंगा, तो हाइड्रोजन का याद रखिएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, ऊपर जो चार्ज होगा ना वही ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ऑक्सीजन के लिए याद रखिए -2 है। इनमें और भी बातें होती है, थोड़ी सी एक्सेप्शंस आती है, पर वो अब हम इस वीडियो में नहीं देख सकते। इसमें आपका सर जाएगा आराम से। अब मान लीजिए मैंने 2 मॉलिक्यूल्स दिया, H2SO4 और H2SO3। अब आपको बोल दिया कि हमें इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कैलकुलेट करके दो सल्फर का। तो सल्फर का कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब जैसे देखिए, इसमें एक हाइड्रोजन, ये पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि इसमें टोटल चार्ज क्या है? 0। हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन पर +1 चार्ज होगा, 2 है, तो हाइड्रोजन के कारण कितना चार्ज होगा? टोटल +2। ऑक्सीजन पर 1 पर -2 चार्ज होगा, 4 के कारण कितना चार्ज है? -8। तो -8 +2 -6। तो 0 करने के लिए इस पर कितना चार्ज होना चाहिए? +6, की शायद आपको समझ आ गया। अब अगर आप टोटल करोगे +2 +6 8, -8 0 आ गया, तो टोटल चार्ज 0 रखना है। 2 का आपको पता है, तीसरा निकाल लोगे। ऐसे ही ये देखो, इसके कारण +2 आया, एक ऑक्सीजन पर -2, तो 3 के कारण कितना जाएगा? -6। तो ये आएगा -4, यानी कि इस सल्फर पर कितना होना चाहिए? +4। शायद आपको समझ आ गई। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट था। अगर ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा हो तो उसे हम बोलते हैं, उसके पीछे एक लगेगा, अगर कम हो तो उसके पीछे अस लगेगा। जैसे इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड। एक हम पॉज करें, रुको, चाय पी लें। हाँ, लेटा गया कि सोडो को मुश्किल वाकई चला। अब जैसे आपको एक चीज़ और समझा दें, जैसे कि मान लीजिए HNO3 है, ठीक है, या HNO2 है। अब इसमें देखिए, अब नाइट्रोजन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछा, हाइड्रोजन का होगा +1, ऑक्सीजन का होगा 1 का -2, 3 का हो गया -6, तो +1 -6 यानी कि -5 है, तो नाइट्रोजन का +5 ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए इस मॉलिक्यूल में, तो इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोजन का +1 आया, ऑक्सीजन का कितना आएगा अकेले का? -2, 2 का आ गया -4, तो टोटल हुआ, ठीक है, -3। तो इसे काउंटर करने के लिए इस पर कितना चार्ज होना चाहिए? +3। तो ऐसे हम ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद मैं जैसे यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपने किया होगा ऐसे, तो इसमें ना सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं, ऐसे कुछ लगाते हैं। तो ये एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होती है, इसके यूजेस भी पूछे जाते हैं। ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करती हैं, और ये सेल सर्किट को भी पूरा करती है, तो इसे भी पूछा जाता है। उसके बाद में जैसे जिंक, क्या जिंक के कंटेनर में हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को स्टोर कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, जिंक का कंटेनर खुल जाएगा या टूट जाएगा, उल्टा हो सकता है इसका। कॉपर के बर्तन में जिंक सल्फेट को स्टोर कर सकते हैं, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, ठीक है, उसका ही बर्तन टिकेगा, आप ऐसा समझिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76, कॉपर का है +0.34, और सिल्वर का है 0.80, ठीक है, प्लस में। तो सबसे ज़्यादा सिल्वर का है, यानी कि सिल्वर का बर्तन नहीं खुरेगा अगर इन दोनों का ही सोल्यूशन रखेंगे तो, और कॉपर का बर्तन भी नहीं खुरेगा अगर इसका सोल्यूशन हम रखेंगे तो। पर जिंक के बर्तन में अगर कॉपर का या सिल्वर का सोल्यूशन रखेंगे तो वो खुर जाएगा, ठीक है। तो ये हमें समझ आ गया, ये रेडॉक्स रिएक्शन का कंसेप्ट था। इतना इनफ है, ये देख लीजिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सॉल्ट ब्रिज, या ये बेसिक सी बातें हैं। नॉर्मली ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन, रिडक्शन की डेफिनेशन, यही चीज़ें जो है वो पूछी जाती है। अब हम चलते हैं सीधा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। तो अब हम आते हैं सीधा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप सबको पता है कि केमिस्ट्री ऑफ कार्बन के कंपाउंड्स की है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हैं। ये लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स भी हम नहीं बोलेंगे आगे जाकर। तो इसमें क्या है, आपको याद रखना है कि कार्बन के अराउंड हमेशा सिर्फ 4 ही बॉन्ड होंगे। इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे टेट्रावैलेंसी। कार्बन अपने जैसे कार्बन के साथ बहुत ज़्यादा लंबी लंबी चेन्स बना सकता है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे कैटिनेशन। और भी कई सारी प्रॉपर्टीज है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अगर बनेगा, डबल बॉन्ड अगर बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड अगर बनेगा, इसे हम बोलेंगे अल्कएन, ठीक है, इसे हम बोलेंगे अल्कइन, इसे हम बोलेंगे अल्कआइन, ठीक है। तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इन सब का फॉर्मूला होता है, वो आप देख लीजिएगा। जैसे इसका होगा CnH2n+2, इन दोनों का आपको याद होना चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, यही आ जाता है कई बार पेपर में, ठीक है, मैं बात नहीं कर सकता, ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ना इनका नोमेनक्लेचर होता है। नोमेनक्लेचर कैसे, एक देखिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जैसे मान लीजिए मैंने इसे खोल कर लिखा हुआ कंपाउंड को, एक एक बॉन्ड शो किया, इसे हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगर मैंने ऐसे लिख दिया सीधे H4, नॉर्मली ऐसे लिख दिया बंद करके, तो इसे हम बोलेंगे कंडेंस्ड फॉर्म। अब मान लीजिए चेन है सीधी, तो इसे हम बोलेंगे एलिफेटिक कंपाउंड है ये, ठीक है। अगर मतलब ए साइक्लिक में बोल सकते हैं, मैंने ऐसे कुछ बना दिया, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे ये साइक्लिक कंपाउंड है। तो ऐसे आ जाती है कई सारी चीज़ें। जैसे ये बेंजीन है, ठीक है, आप जानते होंगे, तो बेंजीन जो है उसकी स्ट्रक्चर होगी ऐसे, अल्टरनेट पोजीशंस पर डबल बॉन्ड होंगे,
और एक पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा। ये हमारी बेंजीन है। बेंजीन क्या करती है, रेजोनेंस करती है। रेजोनेंस के कारण उसकी ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है। तो ये कुछ बेसिक बातें होती है ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक में मेनली 3 चीज़ें हैं हमारे पास, नोमेनक्लेचर, जीओसी और आइसोमेरिज्म। ठीक है, इन तीनों में से कोई ना कोई चीज़ आपको मिल जाएगी कल पक्का। जैसे नोमेनक्लेचर है, तो नोमेनक्लेचर में आपको याद रखना, जिसे आगे लिखेंगे उसे बोलेंगे प्रीफिक्स, उसके बाद आएगी वर्ड रूट, उसके बाद आएगा सफिक्स। ठीक है, इसे भी हम डिवाइड कर सकते हैं आगे, जैसे सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक है, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। अब ये सब्स्टिट्यूएंट को बताएगा, ये साइक्लिक या नॉन साइक्लिक को बताएगा, ये नंबर ऑफ कार्बन्स को बताएगा, ये नेचर ऑफ बॉन्ड को बताएगा, और ये ग्रुप को बताएगा। जैसे कि मान लीजिए आर अल्काइल है हमारा, अल्केन में से जब हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो अल्काइल बचता है। जैसे मान लीजिए कार्बन CH4 मीथेन है, ये अल्केन है, इसमें से एक हाइड्रोजन मैंने रिमूव कर दिया, CH3 बचा, एक बॉन्ड शो कर देंगे, तो ये मिथेन है और ये मिथाइल है। मिथाइल को आर से, मतलब ऐसे चीज़ों को आर से डिनोट करेंगे। इसके साथ अगर हम OH लगा दिया तो हम अल्कोहल बोल देंगे, Cl लगा दिया तो हेलोअल्केन बोल देंगे। ठीक है, RCHO लगा दिया तो एल्डिहाइड बोल देंगे, RCOOH लगा दिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है बोल देंगे। ये आपको पता है, तो नोमेनक्लेचर आप इससे कर लोगे। अब उसके बाद जीओसी आती है। जीओसी में क्या होता है, जैसे एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, E पॉजिटिव मान लीजिए, और एक न्यूक्लियोफाइल होता है, Ne नेगेटिव। ये पूछा जाएगा पक्का कल आपको। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल कोई ऐसा अटैकिंग रिएजेंट होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, या इसकी जो अफिनिटी होती है इलेक्ट्रॉन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लवर। ठीक है, तो ये जाकर नेगेटिव चार्ज पर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल यानी कि न्यूक्लियस लवर, अब ये जाकर पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा। ठीक है, तो इन दोनों की कोई डेफिनेशन अगर आपके पास लिखी गई है तो उसे जल्दी से देख लीजिए, ये पक्का पूछ जाते हैं। उसके बाद कई सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस एटसेट्रा एटसेट्रा, वो मत कीजिए एक बार के लिए, पेपर है थोड़ी देर में हमारा, तो इन दोनों को देख लीजिए। सैम्पल पेपर में भी यही पड़ी थी। ठीक है, और इसके बाद क्या है कि सीधा आइसोमेरिज्म पर जाइए। तो उनका क्या होता है कि केमिकल फार्मूला सेम होता है आइसोमर्स का, और स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग होता है। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, अब ये जैसे ये है, अब मान लीजिए इसमें क्लोरीन जो है वो मैंने यहाँ लगा दिया, अब यही सेम मॉलिक्यूल मैंने लिख दिया, क्लोरीन जो है मैंने यहाँ लगा दिया। अब जब हम इनका केमिकल फार्मूला लिखेंगे कंडेंस्ड फॉर्म में तो सेम आएगा, बट इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट है, तो इसे हम बोलेंगे कि ये आइसोमर्स हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, तो इन पर कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर 1-2 पेज पर लिखे हुए हैं तो जल्दी से रीड कर लीजिए। उसके बाद देखिए सीधा हम चलते हैं हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोकार्बन पर। हाइड्रोकार्बन में ना आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, रिएक्शंस पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन उसे हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। उसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए CH3Cl है, उसे 2 सोडियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे, फिर ClCH3 ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, ये जो रिएक्शन है वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी। किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अब ये जो 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, 2 सोडियम है, ये आपस में मिल जाएंगे, ये CH3 आपस में मिल जाएंगे, तो ऐसे बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो 2 NaCl बाहर आ जाएंगे, इसे हम बोलेंगे वुड्स रिएक्शन। ठीक है, रिएक्टेंट का नाम लिखना और मेन प्रोडक्ट का नाम लिखना जरूरी होता है। जैसे इसका नाम है क्लोरोमीथेन, एक ही साथ लिखना है आपको। ठीक है, क्लोरोमीथेन, इसका नाम क्या है, ईथेन। ठीक है, तो ये वुड्स रिएक्शन है। इसके बाद फिटिंग रिएक्शन आती है, ये कौन सी रिएक्शन थी, वुड्स रिएक्शन, तो ये नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद जैसे एक फिटिंग रिएक्शन आती है। मैं आपको जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ना देखिए 12 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, 12 बज चुके हैं, और ना हम अब इसे एडिट भी करनी है, तो तब 4 बजे तक ही अपलोड होगी। जितना ज़्यादा बोलूँगा उतने ज़्यादा कट्स मुझे मारने पड़ेंगे, इसमें लगाने पड़ेंगे, तो वीडियो और ज़्यादा डिले हो जाएगी। अगर पेपर से पहले नहीं है तो फिर फायदा क्या है, जितनी जल्दी अपलोड हो जाए उतना अच्छा है। तो वुड्स रिएक्शन है, फिटिंग रिएक्शन है। तो फिटिंग रिएक्शन में क्या है, ठीक है, जैसे बेंजीन ऐसे भी बना सकते हो आप। ठीक है, क्लोरोबेंजीन, फिर 2 सोडियम, फिर क्लोरोबेंजीन। ठीक है, फिर सेम चीज़ ड्राई ईथर डाल देना, ये फिर कंबाइन कर जाएंगे। ठीक है, इसका नाम क्लोरोबेंजीन बता दिया आपको। बेंजीन आपस में ऐसे बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, और प्लस में 2 NaCl, इसे हम बोल देंगे डाइफिनाइल या बाइफिनाइल भी बोल सकते हैं। बच्चों क्या बताया कैसा होगा आपका एग्जाम पर, अच्छा होगा, कुछ ना कुछ पक्का आएगा। इनमें से ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड रिएक्शंस है, वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, एक वुड्स फिटिंग। ठीक है, वुड्स फिटिंग में क्या होगा कि एक ये आएगा और एक ये आएगा, मतलब एक ये लिख दिया ना और एक ये लिख दिया। चलो मैं कर देता हूँ। ड्राई ईथर, अब जैसे ये कंबाइन होंगी। ठीक है, ऐसे लाइन मत मारना, ये आपको समझाने के लिए हमारे, मतलब ये लाइन मत बनाना, ऐसे वाक्य एज इट इज लिख देना रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ से बेंजीन रिंग टूटी और यहाँ से CH3 टूटा, तो ये बन जाएगा, इसे हम बोलते हैं टॉल्यूइन। साइड प्रोडक्ट फिर वही 2 NaCl निकल जाएगा। ठीक है, तो ना सिर्फ इसका नाम लिखना और मेन प्रोडक्ट का नाम लिखना जरूरी होता है। तो ये 3 रिएक्शंस हो गई। ठीक है, इसके बाद 2 रिएक्शंस और है, जैसे एक का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, FC मतलब फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास, ठीक है, बेंजीन रिंग। अब क्या है कि जैसे मैंने CH3Cl बना दिया यहाँ पर,
ठीक है। तो अब क्या होगा, ये CH3 इसके ऊपर आ जाएगा, ऐसे CH3 क्या आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से क्लोरीन, तो HCl बन जाएगा आपके पास। इसकी एरो के ऊपर आपको लिखना है एनहाइड्रस AlCl3, बस आपकी रिएक्शन हो गई। आपको इसका नाम तो बताइए, बेंजीन। बेंजीन, इसका नाम क्या है, टॉलविन। अगर आपको पूछना कि बेंजीन का यूपीएससी नेम क्या, तो बेंजीन का यूपीएससी नेम बेंजीन है, ठीक है। बाकी अगर आपको बनाना भी चाहो तो देखो, जैसे इसकी स्ट्रक्चर है। अब जैसे एक साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो लगेगा, साइक्लो, ठीक है। उसके बाद इसमें 6 कार्बन है, साइक्लोहेक्स, ठीक है। उसके बाद इसमें अगर इसे मैं 1 मानूँ, फिर 2 3 4 5 पर हेक्सा 1 3 5 ट्राई इन, ठीक है। साइक्लोहेक्सा 1 3 5 ट्राई इन हमारा बेंजीन का यूपीएससी नेम बन सकता है। क्या ये सही नाम है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए किस किस को ये पता था कि क्या ये सही नाम है। अगर ये सही नाम नहीं है तो कौन सा है, यही सही नाम है ना, ये तो नॉर्मल बेंजीन लिख देना, वो एक्सेप्टेबल है। उसके बाद ये हो गई अल्काइलेशन, इस रिलेशन में क्या होगा, सेम बेंजीनरिंग होगी, बस ना क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड को Cl लगा देना यहाँ पर, एसिड क्लोराइड बोलते हैं इसे, एज इट इज याद कर लो, सेम एनहाइड्रस AlCl3 लिख देना, ठीक है। C डबल बॉन्ड O CH3, ये आ गई। तो एसिटोफिनॉन है, इसका नाम लिखो तो लिखो, वरना मत लिखो, एसिटोफिनॉन, ठीक है। ये होगी 5 रिएक्शंस, ऐसे कुछ रिएक्शंस पूछी जाएंगी। उसके बाद ना हेलोजिनेशन पूछी जा सकती है। अब हेलोजिनेशन में क्लोरीनेशन आती है, मीथेन लिख देना, Cl2 लिख देना, टेम्परेचर लिख देना 573 केल्विन, ठीक है। UV लाइट लिख देना। अब ना यहाँ नीचे लिख देना HCl, ठीक है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं बच्चों। तो CH3Cl लिख देना, जैसे एक क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन है Cl2, एक क्लोरीन यहाँ जाएगा और एक क्लोरीन यहाँ जाएगा। अब इसके बाद दोबारा सेम चीज़ें सारी, नीचे फिर HCl लिख देना, CH3 की जगह 2 हो जाएगा, Cl2, मतलब ना Cl को इंक्रीज करते जाना, H को डिक्रीज करते जाना। इसके बाद सेम चीज़ें से एरो के ऊपर ये जो लिखा था वो सेम, ठीक है, -HCl सेम, CH Cl3 लिख दें। इसके बाद CCl4 बन जाएगा, सीधा सेम चीज़ें लिखनी। ये आपकी हेलोजिनेशन है। 2 रिएक्शंस मैं बताता हूँ आपको, स्कूल जाते कर लेना। ओजोनोलिसिस मैं समझाऊंगा तो टाइम लग जाएगा बच्चों, ओजोनोलिसिस जरूर कर लेना आप सुबह, काफ़ी ज़्यादा ईजी है, डबल बॉन्ड तोड़ना होता है, ओजोनाइड बनता है, ठीक है। चलो मैं करवा ही देता हूँ। जैसे मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, इसे ओजोन से रिएक्ट करवा देंगे, ओजोनोलिसिस लिख देंगे, जैसे ऐसे बनेगा CH2O, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ये टूट जाएगा, ठीक है। ये है हमारा इथीन, ये ओजोन मॉलिक्यूल है, टेम्परेचर लिखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली ऐसे लिख दीजिएगा, और ये टूटेगा, ओजोनाइड है, ओजोनाइड ऐसे ऐसे टूटेगा, ठीक है। आपके पास ना जैसे ये आ जाएगा यार, 2 आपके पास ये अनस्टेबल है, ये आपके पास HCHO के 2 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, तो एक ऑक्सीजन चला जाएगा, ZNO की प्रेजेंस में होगी, ZNO की प्रेजेंस में होगी, H2O की प्रेजेंस में वो ऑक्सीजन उन्हीं के साथ मिल जाएगा, तो ये 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, इनका नाम फॉर्मेल्डिहाइड है, ये आप देख लीजिएगा। तो ऑलमोस्ट यही आएगा और कुछ नहीं बचा, ठीक है। और एक लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताऊं वो है एंटी मार्कोनी ग्रुप। जैसे कि मान लीजिए कि CH3 C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, ये ऐसा एक मॉलिक्यूल है, इसे हम बोलते हैं कि ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, ठीक है। मतलब अगर सेम इस तरफ होता है ना, जैसे मतलब CH3 इस तरफ आता तो हम बोलते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन है, पर ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अगर मैं इसमें क्लोरीन क्लोरीन जोड़ूँ ना, तो एक यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मान लीजिए मैं इसमें HBr जैसी कोई चीज़ ऐड करूँ, ठीक है, तो इसमें एक तो पॉजिटिव है, एक इसमें नेगेटिव है, तो नेगेटिव पार्ट जो है ना इसका, वो जाएगा उस कार्बन के पास जिसके पास कम हाइड्रोजन है। 2 डबल बॉन्ड में एक ये है और एक ये है, ठीक है, तो ये उसके पास जाएगा जिसके पास क्या है, कम हाइड्रोजन है। तो CH3 CH ये हाइड्रोजन फिर उल्टा चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, ठीक है, Br इसके पास चला जाएगा। तो ये है हमारा मार्कोनी का रूल। हम बहुत अच्छे से समझा सकते थे पर बहुत कम टाइम है ना। तो ड्यूरिंग एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग रिएजेंट और एडेंडम गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम व्हिच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ड्यूरिंग एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग रिएजेंट गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम व्हिच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर मान लीजिए यही सेम रिएक्शन हम पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में करते तो क्या हो जाता, उल्टा होता। नेगेटिव पार्ट उसके पास जाता है, जैसे CH3 CH2 है ना, H यहाँ मतलब H यहाँ आ जाता और Br यहाँ चला जाता, यानी उल्टा बन जाता, तब हम इसे बोलते हैं एंटी मार्कोनी का रूल। ये भी बहुत आसान है। ड्यूरिंग एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्केन इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग रिएजेंट गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम व्हिच कंटेन्स ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो ये था हमारा। इसके बाद सिट्ज़ रूल और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे हैं पर हम नहीं कर सकते अभी। तो होप आप सबका एग्जाम अच्छा हो जाए, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है, ठीक है, तो एग्ज़ाम के बाद आकर कमेंट ज़रूर करना कि क्या इनमें से कोई टॉपिक्स आए थे, क्या ये आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल रही, ठीक है। काफ़ी 12 बज चुके हैं, एडिट करेंगे 2-3 बज जाएंगे, 4 बजे तक अपलोड कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो गुड लक के एग्ज़ाम के लिए,
ठीक है। होप आप सबका एग्ज़ाम अच्छा हो, बाकी आकर कमेंट सेक्शन में बताना। तो मिलते हैं फिजिक्स की वीडियो के समय। तो केमिस्ट्री में आज होली वाले दिन हम प्रॉपर ढंग से रिकॉर्ड नहीं कर पाए, काश सुबह रिकॉर्ड कर लेते, पर फिजिक्स में ऐसा नहीं होगा, फिजिक्स में हम कर देंगे, फिजिक्स में पक्का कर देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।